चैप्टर 121 इलेक्ट्रिक फ्लिंट। मार्शल आर्ट्स के स्टेल जंगल में लगभग सभी 300 योद्धाओं को एक रहस्यमयी स्टेल मिला है जो उनके ज्ञान के लिए सही है। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो सच में समझना शुरू कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में 300 लोग, लगभग 100 लोग बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए क्योंकि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। बाकी 200 लोगों में से ज्यादातर भी संघर्ष कर रहे हैं। स्टेल के जंगल के बाहर अंदर के दरवाजे से 10 डीकन ने चुपके से सिर हिलाया। इस साल के शिष्य बहुत अच्छे हैं, कम से कम दृढ़ता के मामले में, जो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। हाँ, अगर आपको पूरी समझ नहीं है तो अगर आप जबरदस्ती प्रोफाउंड रियल मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो आप सिर्फ मुसीबत मोल लेंगे। लेकिन अगर आपका मन काफी मजबूत है तो आप अभी भी कुछ हासिल कर सकते हैं। 10 अंदर के डीकन तीसरे असेसमेंट के एग्जामिनर के तौर पर सही मूल्यांकन कर रहे हैं। देखो, कुछ लोग समझने लगे हैं। 10 लोगों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उन लोगों को देखा जो समझने लगे थे। कई 10 मीटर ऊंचा गहरा इलाका स्मारक एक पुरानी और अनोखी आभा बिखेरता है। खंभे के नीचे पालथी मारकर बैठा एक जवान आदमी जियाओ यी था। हाँ, गुआन यह बेटा सिर्फ 16 या 7 साल का है, लेकिन उसके पास 9 जन्मजात साधना के आधार हैं और उसका मार्शल आर्ट टैलेंट सुपर जीनियस की कैटेगरी में शामिल होने के लिए काफी है। मुझे नहीं पता कि इस जवान आदमी में दवा को बेहतर बनाने का टैलेंट है, नहीं तो वह मेरे मेडिसिन हॉल में शामिल हो सकता है। बोलने वाला डीकन मेडिसिन हॉल से आया था। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तलवार हॉल के डीकन हंसे। क्या तुमने नहीं देखा? उसने जो ज्ञान दिया है वह तलवार सिद्धांत का गहरा दुनिया का स्मारक है और उसे मेरे तलवार हॉल में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा बटान के डीकन भी संतुष्टि से मुस्कुराए। गहन क्षेत्र स्मारक निषेध के प्रभाव को इतनी जल्दी झेलने की क्षमता साबित करती है कि इस बेटे की समझ अद्भुत है। चाहे वह किसी भी तरह की मार्शल आर्ट सीख ले, उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं हैं। चाहे वह किसी भी हॉल में शामिल हो, वह भविष्य में बेशान काउंटी में एक प्रसिद्ध जीनियस बनेगा। यह अफसोस की बात है, उसने जिसे ज्ञान दिया वह तलवार दाओ जुआनजी स्मारक है। लगता है वह स्वॉर्ड हॉल में शामिल होना चाहता है। हम बस लालची बनो। स्वॉर्ड हॉल का डीकन मुस्कुराया। इस बेटे का स्वॉर्ड हॉल में शामिल होना तय है। दूसरी तरफ जुआनजी स्मारक के नीचे जियाओ यी को पता नहीं था कि डीकन उस पर कमेंट कर रहे थे। वह बस टैबलेट की बातों को जल्दी से समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक जुआनजी स्मारक एक जुआनजी मार्शल आर्टिस्ट का जिंदगी भर का प्रैक्टिस का ज्ञान होता है। अजीब शब्द और रहस्यमयी तस्वीरें उसके दिमाग में लगातार चमक रही थीं। तथाकथित एनलाइटमेंट स्टेल इस ज्ञान को ताइगो एम्पावरमेंट के तरीके से प्रबुद्ध व्यक्ति के दिमाग में पहुंचाना है। और यह ज्ञान उस कैटेगरी से कहीं ज्यादा है जिसे जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट समझ और झेल सकता है। इसीलिए दूसरे योद्धा चक्कर खाएंगे और बेहोश भी हो जाएंगे। जिनकी समझ का लेवल ऊंचा होता है वे इन बातों को मान सकते हैं, और जब वे समझ जाते हैं तो उनके दिमाग में नए शब्द और तस्वीरें आ जाती हैं। दिमाग। जिन लोगों की समझ कम होती है और वे मान नहीं पाते बल्कि देखने के लिए मजबूर होते हैं, उनके दिमाग में जो तस्वीरें आती हैं वे जम जाती हैं। अगर वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वे गिरने के करीब होंगे। उनके सिर में बहुत तेज दर्द होगा और वे बहुत असहज महसूस करेंगे। ओह, जियाओ यी ने दांत पीसे और उसके चेहरे पर अचानक एक असहज भाव आ गया। वे शब्द और तस्वीरें उसके जीवन में केंडो के बड़े का साधना ज्ञान है। वह समझ सकता है, लेकिन उसे समझने की प्रक्रिया की भी जरूरत है। इस प्रक्रिया में उसे पूरी तरह समझने से पहले भी दर्दनाक यातना सहनी होगी। पूरी तरह समझने और खुले विचारों से ही यातना खत्म होगी। हालांकि इस तस्वीर को समझने के बाद नई तस्वीरें और नए शब्द सामने आएंगे। ये नई तस्वीरें उसे एक बार फिर दर्दनाक पीड़ा में डाल देंगी। जियाओ यी का भाव लगातार दर्द और राहत में बदल रहा था। वह गिन नहीं सकता था कि उसके दिमाग में कितनी तस्वीरें चमकीं और उसने कितने शब्द समझे थे। उसे बस इतना पता था कि वह लगभग 1/3 समझ गया था। उसके सामने बड़े रहस्यमयी स्मारक पर संतोष। असेसमेंट का तीसरा राउंड मन की समझ, सहनशक्ति और पक्के इरादे को टेस्ट करता है। ये सभी टैलेंट हैं और ये वो परफॉर्मेंस भी हैं जो एक सच्चे मार्शल आर्ट जीनियस में होनी चाहिए। तीसरे असेसमेंट का यही मतलब है। लगभग 1 घंटे बाद मार्शल आर्ट स्टेल जंगल में सब कुछ पहले से तय था। जो लोग समझ सकते हैं वे पहले ही जुआनजी स्मारक के नीचे समझने लगे हैं। जो लोग इसे नहीं समझ सकते वे ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, भले ही वे कितने भी मजबूत हों। आधे घंटे की टॉर्चर उन्हें पूरी तरह से असहनीय और बेहोश करने के लिए काफी थी। अंदर के दरवाजे के डीकन ने अपने हाथ हिलाए और स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को बदलकर स्टेल के जंगल में बेहोश लोगों को बाहर निकाला। हवा में 20 लोग अभी भी स्टेल्स के जंगल में हैं। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ये 20 लोग इस साल 10 इनर हॉल में जा पाएंगे, डीकन ने कहा। हर साल असेसमेंट में 10,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट हिस्सा लेते हैं, लेकिन सिर्फ 300 लोग ही असेसमेंट के तीसरे राउंड में आ पाते हैं और असल में सिर्फ 10 लोग ही पास होते हैं। कोई हैरानी नहीं कि इतने कम इनर डिसाइपल हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है। इस साल 20 लोग हैं जो पहले से कहीं ज्यादा हैं। देखो, वहां जो जवान आदमी है वह बुरा नहीं है, और वह जो समझता है वह तलवार का गहरा वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह दूसरा है जो अपने मन को स्थिर कर सकता है और ज्ञान की स्थिति में जा सकता है। एक डीकन ने स्टेल्स के जंगल में लिन जिन को देखा। दाओतांग के डीकन ने खुशी से सिर हिलाया। ठीक है, यह बच्चा 8 लेवल की साधना के साथ पैदा हुआ है और इसकी समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है। यह मेरे दाओतांग में आने के लिए सबसे सही है। एक और व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में आ गया है। एक डीकन ने दूसरी तरफ लोहे की गाय को देखा। जानवरों के हॉल का डीकन भी मुस्कुराया। जन्मजात 8 गुना साधना का आधार, ऊंची समझ, सबसे कीमती। यह बच्चा सीधा सादा और ईमानदार दिखता है, शांत दिखता है और इसका दिल साफ लगता है। बस मेरे जानवरों के हॉल में आ जाओ। वह लड़की भी बुरी नहीं है,
अचानक वान मुतांग के डीकन ने लियू यानरान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसने जिसे ज्ञान दिया है वह पौधों की सीरीज का रहस्यमयी स्मारक है। मेरे वान मुतांग में आ जाओ। वान मुतांग की डीकन एक अधेड़ उम्र की महिला है जो हवा से चलती है और ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन वह एक सुखद सांस छोड़ती है जो लोगों को वसंत की हवा जैसा महसूस कराती है। हाँ, अचानक एनिमल हॉल के डीकन ने स्टेल के जंगल में किन फेयांग को देखा। इस बेटे ने जो गहरा वर्ल्ड स्टेल बनाया है वह मेरे एनिमल हॉल के एक एल्डर का छोड़ा हुआ ट्रेनिंग नॉलेज है। लगता है यह बच्चा भी मेरे बीस्ट हॉल में शामिल होने वाला है। इस साल मैं बीस्ट हॉल में 2 सुपर जीनियस को रिसीव कर पाया। मैं सच में लकी हूं। अंदर के दरवाजे के 10 डीकन ने पहले ही तय कर लिया था कि वे किस हॉल में उस तरह के रहस्यमयी स्टेल से एंटर करेंगे जिसे स्टेल के जंगल में बाकी 20 लोगों ने ज्ञान दिया था। 10 इनर सेक्ट चर्च वे जगहें हैं जहां अंदर के डिसाइपल प्रैक्टिस करते हैं और रहते हैं। समय उड़ जाता है और 1 घंटे बाद स्टेल के जंगल में सिचुएशन फिर से बदल गई। पफ गु चांगफेंग अचानक ज्ञान से जाग गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। पफ फॉइल वांगहू और दूसरों ने भी खून की उल्टी की। 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे थे जो ज्ञान की हालत से जागे खून की उल्टी कर रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। हालांकि 10 डीकन बिल्कुल भी नाखुश नहीं थे बल्कि मुस्कुराए। 1 घंटे से ज्यादा समझने में सक्षम ये दर्जनों शिष्य पहले से ही काफी अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने पूरी पत्थर की पट्टिका को पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन वे कम से कम 1/4 तो हैं ही। पिछले सालों में इस असेसमेंट में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर शिष्य सिर्फ आधे घंटे में ही समझ पाए और जुआनजी स्मारक की सामग्री का लगभग 10वां हिस्सा ही समझ पाए। इन दर्जन शिष्यों का टैलेंट पहले से ही कमाल का है। 10 डीकन ने तारीफ की और हाथ हिलाकर दर्जनों को बाहर निकाला। स्टेल के जंगल में कोई नहीं बचा था, बस जियाओ यी, लिन जिन, ताई न्यूक, लियू यानरान और किन फेयांग थे। 2 और घंटे बाद लिन जिन और बाकी 4 एक के बाद एक अपनी समझ से जागे। पफ लिन जिन ने मुंह भर खून उगला, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अफसोस से कहा, अफसोस की बात है, जितना ज्यादा आप पूरे प्रोफाउंड रियल मॉन्यूमेंट को समझते हैं पीछे पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है। मुझे 3 घंटे से ज्यादा समय से पूरी तरह समझ आ गया है, लेकिन सिर्फ आधा ही। किन फेयांग, ताई न्यू और लियू यानरान के चेहरों पर भी अफसोस के भाव थे। जैसा कि सभी जानते हैं, स्टेल के जंगल के बाहर 10 इनर डीकन पहले से ही डरावने हैं। इन 4 लोगों को प्रोफाउंड रियल मॉन्यूमेंट की रोक के तहत 3 घंटे से ज्यादा समय से ज्ञान मिला हुआ है और उन्होंने इतने लंबे समय तक उस तरह की अमानवीय यातना सहन की है। यह सच में आश्चर्यजनक है। वे अभी जन्मजात दायरे में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जुआनजी स्मारक पर ज्यादातर कंटेंट पहले ही समझ लिया है। मार्शल आर्ट्स का भविष्य का रास्ता निश्चित रूप से आसान होगा। डीकन ने तारीफ की और अपने बड़े हाथ हिलाकर इन 4 लोगों को स्टेल के जंगल से बाहर निकाला। अगले ही सेकंड 10 डीकन, खासकर तलवार हॉल के डीकन, स्टेल के जंगल में बचे अकेले व्यक्ति को घूर रहे थे। लड़का अभी भी इसके बारे में सोच रहा है। वह ज्ञान की अवस्था में सबसे पहले आया था, लेकिन वह सबसे लंबे समय तक टिका भी रहा। मुझे नहीं पता कि वह कहा जा सकता है। डीकन उम्मीदों से भरे हुए हैं। स्टेल के जंगल में जियाओ यी अभी भी समझ रहा है। असल में उसने और लिन जिन और दूसरों ने ज्ञान पाने में लगभग उतना ही समय बिताया, लेकिन ज्ञान पाने की रफ्तार उनसे बहुत तेज था। अब उसने पूरे जुआनजी स्मारक पर कंटेंट को लगभग समझ लिया है। बस आखिरी हिस्सा बाकी है। और इस थोड़े से कंटेंट ने इलेक्ट्रिक लाइट फ्लिंट नाम की एक मार्शल स्किल को रिकॉर्ड किया, जो रहस्यमयी स्टेज का सबसे ऊंचा लेवल है। जुआनजी स्मारक पर कोई ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट नहीं है और सबसे ऊंचा लेवल सिर्फ जुआनजी मार्शल आर्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रोफाउंड रियन के इन बड़ों के पास कोई ग्राउंड लेवल मार्शल स्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे खास तौर पर प्रोफाउंड रियन स्मारक पर रिकॉर्ड नहीं किया है। ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट, यहां तक कि लो लेवल भी जुआन लेवल पीक मार्शल आर्ट से 100 गुना ज्यादा कीमती हैं, इसलिए जाहिर है कि उन्हें ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। असली क्लासिक्स अंदर के खजाने में रखे जाते हैं और आसानी से नहीं मिलते। बेशक ज़मीनी मार्शल आर्ट्स के अलावा केंडो के इस बड़े आदमी का साधना ज्ञान, जिसमें गुफा के गहरे दायरे और टूटे हुए गहरे दायरे का साधना रहस्य शामिल है, गहरे दायरे के स्मारक पर दर्ज है। शियाओ यी का मानना है कि ये असली दौलत हैं और उसकी आने वाली मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, और ये बहुत कीमती हैं। शियाओ यी ने तेजी से समझा, लेकिन ज्यादा टॉर्चर भी सहा। जो तस्वीरें और शब्द लगातार चमकते रहते थे, उनकी वजह से उसे लिन जिन और दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा तकलीफ हुई। इस तरह का टॉर्चर जो दिमाग को खराब कर देता है, सबसे दर्दनाक होता है। इसके अलावा अगर दर्द बना रहे तो भी ठीक है, समझने का प्रोसेस दर्दनाक होता है और समझना पूरा होता है, यह और जन्नत का एहसास सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, उसका माथा पसीने की बूंदों से ढका हुआ था, पसीने ने तो पूरा कपड़ा भी गीला कर दिया था। यह कहने के बजाय कि उसका टैलेंट लिन जिन और दूसरों से ज्यादा मजबूत है, यह कहना बेहतर है कि उसका दिल किसी और से ज्यादा मजबूत और मजबूत है। बेशक वह मार्शल आर्ट्स के कीमती ज्ञान और मार्शल आर्ट्स इलेक्ट्रिक लाइट फ्लिंट के लिए सहारा पाने और टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार था। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लिंट प्रोफाउंड रैंक की सबसे बड़ी मार्शल स्किल है, लेकिन इसकी ताकत प्रोफाउंड रैंक की किसी भी दूसरी सबसे बड़ी मार्शल स्किल को कुचल सकती है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की सबसे मजबूत जुआन लेवल की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स के तौर पर जानी जाने वाली यह अर्थ लेवल की कम लेवल मार्शल आर्ट्स के बराबर भी है। अगर कुछ नहीं हुआ तो यह जियाओ यी की अब तक की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट होगी। चैप्टर 122 स्वॉर्ड हॉल का चीफ। मार्शल आर्ट्स टेल्स के जंगल के बाहर योद्धाओं का एक ग्रुप इंतजार कर रहा था, जो बीच बीच में लिन जिन और दूसरों को देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन थी। लिन जिन, किन फेयांग, फॉइल वांगहू और दूसरे 19 लोग जिस पल से उन्होंने जुआनजी स्टेल को समझना शुरू किया, इसका मतलब है कि वे असेसमेंट पास कर चुके हैं और इनर डिसाइपल बन गए हैं। इनर डिसाइपल ट्रीटमेंट इतना ज्यादा है कि कोई भी कट्टर हो जाए।
इससे भी जरूरी बात यह है कि इनर डोर में घुसना लगभग ताकतवर लोगों के लिए दरवाजा खोलने जैसा है। आज स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के 10 एल्डर, साथ ही पिछली पीढ़ियों के एल्डर, सभी पोजवान दायरे में हैं और वे सभी इनर सेट के पुराने डिसाइपल हैं और आखिरकार मशहूर बेशान काउंटी की ताकतवर पीढ़ी बन गए। यह सोचा जा सकता है कि इनर डोर कितना गहरा है और लोगों को सपने दिखाने के लिए यह कितना गहरा है। इस समय लिन जिन ने दूसरे लोगों की प्यारी नजरों को नजरअंदाज किया, लेकिन स्टेल्स के जंगल में अब अकेली शख्सियत जियाओ यी को ध्यान से देखा। जियाओ यी अभी भी समझ रहा है, लिन जिन ने कहा। हाँ, ताई न्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस तरह की बेरहमी वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई जियाओ यी अब तक डटा हुआ है और वह अभी भी समझ रहा है। समझ और दिमाग हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। लियू यानरान मुस्कुराई, उसका चेहरा खुशी से भरा था, वह दूसरों से ज्यादा खुश लग रही थी। किन फेयांग ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम जीनियस हैं तो वह आदमी एक मॉन्स्टर है। चारों ने मजाक में बातें की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर पर गु चांगफेंग भी जियाओ यी को घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत भरी नजरें थीं। शियाओ यी, तुमने मुझे बार बार मेरे बेटे के मामलों में दखल देने के लिए मजबूर किया और लिन जिन के कमीनों के ग्रुप ने मुझे टारगेट किया, जिससे मेरे बेटे का चेहरा उतर गया। आज मैं चाहता हूं कि तुम इसका 100 गुना बदला लो। गु चांगफेंग ने उदास होकर सोचा। दूसरी तरफ 10 डीकन भी शियाओ यी को ध्यान से देख रहे थे। 3 घंटे बीत चुके हैं और मुझे नहीं पता कि यह बेटा कब तक टिक पाएगा। एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की काबिलियत के साथ 3 घंटे आधे से ज्यादा कंटेंट को समझने के लिए ही काफी हैं। अगर तुम 6 घंटे तक डटे रह सकते हो तो तुम पूरे जुआनजी स्मारक को पूरी तरह से समझ सकते हो। अगर ऐसा है तो यह एक अनोखी घटना होगी। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के इतिहास में ऐसा कोई शिष्य कभी नहीं हुआ जो इस असेसमेंट में हिस्सा लेते समय किसी रहस्यमयी स्मारक को पूरी तरह से समझ सके। स्वॉर्ड हॉल के डीकन ने जीत की मुस्कान के साथ कहा, अगर वह सच में एक रहस्यमयी स्मारक को समझ सकता है तो वह बिना किसी शक के इतिहास में स्वॉर्ड स्कूल का सबसे टैलेंटेड शिष्य बन जाएगा। तुम्हारे स्वॉर्ड हॉल ने इस बार खजाना उठा लिया, दूसरे ज्योतांग डीकन हंसे। अगर यह बेटा सच में सफल हुआ तो मुझे डर है कि बड़े लोग घबरा जाएंगे। टॉप 10 डीकन इसका इंतजार कर रहे थे और घबराकर देख रहे थे, लेकिन 10 मिनट बाद उनके चेहरों से उम्मीद पूरी तरह गायब हो गई और उनके चेहरों पर अफसोस था, क्योंकि जियाओ यी जुआनजी स्मारक से उठ खड़ा हुआ था और उसे समझना बंद हो गया था। क्या यह खत्म हो गया? ज्योतांग के डीकन ने आह भरी, बस 3 घंटे या उससे ज्यादा हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगभग 70% समझ आया है। यह अफसोस की बात है। दूसरे हॉल में बैठे डीकन ने भी सिर हिलाया और कहा, स्वॉर्ड स्कूल के इतिहास में सबसे बेहतरीन शिष्य 80% समझ सकता है। ठीक है, किचेंग भी बहुत अच्छा है, कम से कम बाकी 19 से तो बहुत बेहतर है। स्टेल के जंगल में जियाओ यी मुस्कुराया और इस रहस्यमयी स्मारक पर लापरवाही से नजर डाली, लेकिन कोई परेशानी और दर्द नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जुआनजी स्मारक समझ लिया गया था। उसने टैबलेट पर लिखी सारी बातें समझ लीं और जाहिर है कि कोई परेशानी नहीं होगी। आमतौर पर एक गहरे दायरे वाले स्मारक को पूरी तरह समझने में 6 घंटे से ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसकी ज्ञान की रफ्तार दूसरों से कहीं ज्यादा तेज थी और इसे पूरा करने में सिर्फ 3 घंटे लगे। केंडो के ज्ञान को समझने के लिए शरीर में तलवार चलाने वाली आत्मा का रैंक जितना ऊंचा होगा वह उतनी ही मजबूत और तेज होगी। बेशक अपनी समझ और दिमाग का भी एक अहम रोल होता है। बाहर आओ। स्टेल्स के जंगल के बाहर डीकन ने हाथ हिलाया और उसे हवा में उठा लिया। डीकन जियाओ यी ने अपने सामने डीकन को सलाम किया। हाँ, 10 डीकन ने सिर हिलाया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और उसने 10 डीकन के चेहरों पर पछतावे की एक झलक साफ देखी। क्या बात है, जियाओ यी ने मन ही मन सोचा। टॉप 10 डीकन सभी जियाओ यी को गंभीरता से देख रहे थे, मन ही मन पछता रहे थे। अफसोस की बात है, अगर वह 1 और घंटे तक डटा रहा और 80% से ज्यादा कंटेंट समझ गया तो एल्डर्स घबरा जाएंगे। अगर तुम पूरी तरह समझ गए तो एल्डर्स उसे अपना शिष्य बनाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। डीकन मन ही मन पछता रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जियाओ यी ने पहले ही पूरी रहस्यमयी दुनिया की यादगार को समझ लिया था, लेकिन समझने की स्पीड बहुत तेज थी और इसमें इतना समय नहीं लगा। काफी समय बाद डी जियांतांग के डीकन ने सबसे पहले पूछा, तुम्हारा नाम जियाओ यी है ना? हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे हैरानी है कि डीकन ने क्या कहा है। क्या तुम मेरे स्वॉर्ड हॉल में आने को तैयार हो? स्वॉर्ड हॉल के डीकन ने पूछा। युवा, जल्दबाजी में जवाब मत दो, बाकी 9 हॉल के डीकन ने जल्दी से कहा। हालांकि तुमने जो बताया है वह केंडो मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट है, तुम दूसरे अंदर के हॉल में भी हिस्सा ले सकते हो। दूसरे डीकन की नजर में जियाओ यी किचेंग प्रोफाउंड रियल मॉन्यूमेंट का कंटेंट समझ पाया, जो पहले से ही बहुत अच्छा था और वह इस साल एग्जाम पास करने वाले 20 चेलों में सबसे अच्छा था। कोई भी क्लास हो, ऐसे जीनियस लोगों की खास तौर पर वैल्यू होती है। तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो? जियांतांग के डीकन ने दूसरों को घूरा, फिर जियाओ यी की तरफ देखा, जवाब का इंतजार करते हुए। असल में उसे लगभग पक्का था कि जियाओ यी जरूर जियांगटांग को ही चुनेगा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट एक स्वॉर्ड सेक्ट है जो तलवारबाजी के लिए जाना जाता है। स्वॉर्ड हॉल नेचुरली 10 इनर सेक्ट हॉल्स में सबसे पावरफुल और शानदार है। स्वॉर्ड हॉल में शामिल होना लगभग हर किसी की प्रायोरिटी होती है। पक्का? अगले ही सेकंड जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मैं स्वॉर्ड हॉल में जाने को तैयार हूं। ठीक है, समझदारी से जियांगटांग का डीकन मुस्कुराया। हालांकि उसे दिल में अफसोस हो रहा था, लेकिन कुल मिलाकर वह जियाओ यी से काफी सेटिस्फाइड था। आज से तुम स्वॉर्ड हॉल के डिसाइपल हो, स्वॉर्ड हॉल के डीकन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यी खुश था, वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आया था, असल में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना चाहता था। रुको! अचानक हवा से एक आकृति दिखाई दी और फिर चिल्लाया। हाँ, जियांतांग के डीकन ने त्योरियां चढ़ाई। शियाओ यी ने भी त्योरियां चढ़ाई और उसके दिल में एक बुरा शक पैदा हो गया। थोड़ी ही दूर पर एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था, सुंदर और मिलनसार।
वह मेहमान एक जवान आदमी था जिसका रूप रंग बहुत सुंदर था और व्यवहार भी बहुत अच्छा था। उसके शरीर पर जो घमंड था वह लोगों को तुरंत इंप्रेस कर सकता था। उसकी आंखों में आसमान को हिला देने वाली तलवार जैसी नीयत थी, तेज और बेमिसाल, बस एक हल्की सी नजर लोगों को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। इतना ताकतवर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। 10 डीकन हैरान रह गए और बोले, चांग कांग, तुम यहाँ क्यों हो? उस जवान आदमी ने अंदर के 10 डीकन का सामना किया, लेकिन सैल्यूट नहीं किया, बल्कि नमस्ते के तौर पर प्यार से सिर हिलाया। और डीकन को कोई नाराजगी नहीं हुई। वह जवान आदमी अपने हाथों में हाथ डाले खड़ा था, उसके हाव भाव में कोई फर्क नहीं था, लेकिन उसकी आवाज घमंडी और अकड़ू थी, यहाँ तक कि घमंडी भी। मैं यहाँ पहली बात अपने छोटे भाई के लिए एक बहस पर बात करने आया हूँ। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि कुछ नाकाबिल लोग मेरे तलवार हॉल में आएं, ताकि भविष्य में मेरे तलवार हॉल की इज्जत खराब न हो। यह कहकर वह जवान आदमी जियाओ यी के पास गया। दूसरी तरफ योद्धाओं के एक ग्रुप ने भी उस जवान आदमी को शक की नजर से देखा। सिर्फ फॉयल और वांग हू ने अचानक अपने हाव भाव बदले। अच्छा, जियाओ यी मुश्किल में है? हक लिन जिन ने हैरानी से उन चारों से पूछा, क्या बात है? फॉयल ने शक से पूछा, क्या तुम चार लोग बाइवू शहर के पास नहीं हो? हाँ, लिन जिन, ताई न्यू और किन फेयान ने सिर हिलाया। लियू यानरान ने कहा, मैं कुछ समय के लिए बाइवू सिटी में रहता था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। कोई हैरानी नहीं कि तुम इस आदमी को नहीं जानते कि यह कौन है, फॉयल ने गुस्से से कहा। वांग हू ने जवाब दिया, वह गुचांगफेंग का भाई और तलवार हॉल का चीफ गुचांगकुंग है। फॉयल ने गहरी आवाज में कहा, 10 साल पहले गुचांगकुंग स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट का अंदरूनी शिष्य बन गया था और गु परिवार ने उसकी बहुत पब्लिसिटी की थी। 10 साल से यह आदमी बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर रहा है और शायद ही कभी तलवार स्कूल से बाहर निकलता है। अगर तुम 100 मार्शल सिटी के नेटिव वॉरियर नहीं हो तो तुम सच में उसे नहीं जानते। चार लिन जिन के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। गुचांगकुंग तलवार हॉल का चीफ। दूसरी तरफ जियाओ यी साफ महसूस कर सकता था कि उसके सामने वाला जवान आदमी उसे बहुत ही नफरत भरी नजरों से देख रहा था। झांगकुंग, क्या हो रहा है? स्वॉर्ड हॉल के डीकन ने देखा कि माहौल कुछ गड़बड़ है और जल्दी से कहा, जियाओ यी स्वॉर्ड हॉल में आने वाला है और तुम भाई बन जाओगे। गुचांगकुंग ने बीच में टोका, डीकन की बातें बहुत बुरी हैं, लेकिन मेरे सभी स्वॉर्ड्समैन शिष्य बेशान काउंटी में जाने माने केंडो जीनियस हैं और कोई बिल्ली या कुत्ता यूं ही शामिल नहीं हो सकता। कम से कम आग वाले जानवर की आत्मा को कंट्रोल करने वाला कचरा तो काबिल नहीं है। गुचांगकुंग ने ठंडे स्वर में कहा। 10 डीकन ने अचानक अपने हाव भाव बदल लिए। क्या? आग को कंट्रोल करने वाली जानवर की आत्मा? चैप्टर 123, छोड़ो। फायर कंट्रोल बीस्ट स्पिरिट। जियाओ यी, चांग कांग ने जो कहा वह सच है? जियांटा के डीकन ने तुरंत पूछा। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, जैसे ही कुछ कहने वाला था। पूछने की जरूरत नहीं है। गुचांगकुंग ने अपने हाथ से एक हैंडबुक निकाली और उसे स्वॉर्ड हॉल के डीकन को देते हुए कहा, यह इस साल के अप्रेजल डिसाइपल की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए एक हैंडबुक है। जियांटांग के डीकन ने मैनुअल लिया, उस पर एक नजर डाली और उसका चेहरा अचानक निराश हो गया। यह सच में फायर बीस्ट स्पिरिट है। गुचांगकुंग ने मजाक उड़ाया और कहा, मैं सही कह रहा हूं, इसे कॉन्टिनेंट में सबसे नीच और सबसे बेकार फायर कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। अगर ऐसे मामूली लोगों को 10 इनर सेक्ट हॉल में घुसने दिया गया तो हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट भविष्य में दूसरों के लिए मजाक का पात्र बन जाएगा। जियाओ यी, मेरे ट्रेनिंग हॉल में घुसने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? गुचांगकुंग ने सीधे जियाओ यी की ओर देखा, उसकी ठंडी आवाज नफरत से भरी थी। दूसरी तरफ भीड़ में गुचांगफेंग जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जियाओ यी को कोई फर्क नहीं पड़ा इन दो लोगों के बारे में और धीरे से पूछा, मैं डीकन को नहीं जानता, क्या जियाओ असेसमेंट पास कर गया है? पास हो गया, जियांटांग के डीकन ने जवाब दिया। जियाओ यी ने आगे कहा, क्या उन 3 असेसमेंट की कोई लिमिट है जिन्हें पास करने के लिए एक पावरफुल मार्शल सोल की जरूरत होती है? नहीं, जियांटांग के डीकन ने अपना सिर हिलाया। जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा, तो क्या मैं फायर बीस्ट को कंट्रोल करता हूं? इसका इस बात से क्या लेना देना है कि मैं स्वॉर्ड हॉल में शामिल हो सकता हूं या नहीं? असेसमेंट के दौरान वुहुन के लिए असल में कोई जरूरी शर्त नहीं थी। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फैक्शन का असेसमेंट पास करने के लिए काफी टैलेंट और ताकत होनी चाहिए। लेकिन अगर मार्शल आर्ट्स रैंक ज्यादा नहीं है तो काफी टैलेंट और ताकत होना नामुमकिन है और कोई पासिंग असेसमेंट नहीं होगा। यह कॉमन सेंस है और जाहिर है कि असेसमेंट में रेगुलेशन शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि जियाओ यी खुद एक ऐसा इंसान है जो नियम तोड़ता है। कोई भी कॉमन सेंस जब उसके पास आएगा तो हैरान करने वाला और चौंकाने वाला होगा। स्वॉर्ड हॉल के डीकन ने थोड़ा मुश्किल से देखा और उसने आह भरते हुए कहा, इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। नियमों के अनुसार शियाओ यी, तुम स्वॉर्ड हॉल में शामिल हो सकते हो। बस, जियांगटांग के डीकन ने समझाया, फायर बीस्ट स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत कम है। अगर तुम अंदर के गेट से भी अंदर आ गए तो भी तुम्हारी भविष्य की अचीवमेंट्स बड़ी नहीं होंगी। तुम्हारे लिए बाहरी दरवाजे और अंदर के दरवाजे में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे हाथ में कितने भी कल्टीवेशन रिसोर्स हों, वे सिर्फ बर्बाद होंगे। बदकिस्मती से तुम प्रोफाउंड रियल मॉन्यूमेंट को सिर्फ 70% तक ही समझ पाए हो। नहीं तो अगर तुम 90% या पूरा भी समझ सकते हो और एक प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्ट की सारी ट्रेनिंग नॉलेज रखते हो तो भले ही तुम्हारी मार्शल आर्ट की काबिलियत कम हो, भविष्य में तुम्हारी अचीवमेंट सबसे कम होगी। यह भी प्रोफाउंड रियल तक पहुंच सकता है। इस तरह तुम्हारे लिए अंदर के दरवाजे से अंदर आना फायदेमंद है। बेशक यह सिर्फ मेरी राय है। तुमने असेसमेंट पास कर लिया है। तुम अंदर के दरवाजे से जुड़ना चाहते हो या नहीं, यह तुम्हारा फैसला है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और फिर वह हैरान रह गया। 7%? किसने कहा कि मैं सिर्फ 70% ही समझता हूं? जियाओ यी ने मन ही मन सोचा, बस कुछ कहने ही वाला था। गुचांगकुंग ने पहले ही फिर कहा, नहीं, फैसला तुम्हारे हाथ में है, डीकन।
गुचांगकोंग ने डीकनों की तरफ देखा और कहा, तुम असेसमेंट का तीसरा राउंड पास करोगे या नहीं, यह तुम्हारे फैसले और डीकन की मंजूरी पर निर्भर करता है। तुमने कहा, जियाओ यी पास हो गया। अगर तुम यह नहीं कह सकते तो जियाओ यी को असेसमेंट पास नहीं माना जाएगा। जैसे ही गुचांगकोंग ने कहा, उसका दिल भी चौंक गया और जियाओ यी की तरफ उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से भरी थीं। तुम्हें पता है, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप ने इस असेसमेंट में सबसे मजबूती से हिस्सा लिया है, लेकिन उसने सिर्फ 80% ही समझा है। और उसने खुद तब तक सिर्फ लगभग 50% ही समझा था। जुआनजी स्मारक को समझना बहुत मुश्किल है। आखिरकार साधना का ज्ञान जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की समझ से बहुत परे है। इसलिए यह असेसमेंट स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के लिए बहुत जरूरी है, और यह अपने शिष्यों की प्रतिभा को जांचने का सबसे सीधा तरीका भी है। भले ही इस असेसमेंट में हिस्सा लेने वाले पास हो जाए, उनमें से ज्यादातर सिर्फ 10 या 20% ही समझ पाते हैं, और 30% तो पहले से ही बहुत शानदार है। इस साल पास हुए 20 लोगों की तरह उनमें से लगभग सभी ने 30% समझा है, लेकिन वे पहले ही संतुष्ट हो चुके हैं। 10 डीकन जो 40% तक पहुंच पाते हैं, वे हर साल सिर्फ 1 या 2 होते हैं। जो 50% तक पहुंच पाते हैं, वे पहले से ही बहुत कम होते हैं, 10 साल में एक नहीं। सिर्फ इसी साल लिन जिन के 4 लोग सामने आए। यह 70% तक पहुंच गया है, और ऐसा दशकों में नहीं देखा गया। इसीलिए 10 डीकन अभी जियाओ यी का इतना इंतजार कर रहे थे और जियाओ यी के परफॉर्मेंस को लेकर इतने उत्साहित थे। घर के करीब इस समय 10 डीकन हैरान रह गए और अचानक समझ गए कि गुचांगकों का क्या मतलब था। डीकन जियांतांग ने कहा, इसे असेसमेंट में पास माना जाए या नहीं, यह असल में हमारा फैसला है। लेकिन नियमों के हिसाब से जियाओ यी पास हो गया। मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए। गुचांगकोंग का चेहरा उदास हो गया और उसने बीच में टोकते हुए कहा, डीकन का मतलब था कि वह अपने तरीके से काम करेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं स्वॉर्ड हॉल वापस जाकर सभी शिष्यों की राय पूछूं, या मास्टर को खुद आकर फैसला करने दूं? उस जियाओ यी की कम काबिलियत, फायर बीस्ट स्पिरिट के मालिक की पहचान भी एक ऐसे योद्धा के तौर पर हुई है जिसका जीवन में कोई भविष्य नहीं है। डीकन चांगकोंग अभी भी आपको 2 बार सोचने के लिए मनाना चाहता है। यह जियांतांग का डीकन अचानक हिचकिचाया। रुतबे के मामले में अंदर का शिष्य अंदर के डीकन से कमतर होता है, लेकिन स्वॉर्ड हॉल का चीफ होने के अलावा गुचांगकोंग स्वॉर्ड हॉल के एल्डर का सीधा शिष्य भी था। एक बार जब आप भविष्य में प्रोफाउंड रियल्म को तोड़ देंगे, तो आपको एल्डर का पद विरासत में मिलेगा। इसलिए हर क्लास का चीफ एक जरूरी ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट है, और उसके पास कुछ असली पावर होती है। जियांतांग के डीकन को यह भी सोचना होगा कि अगर वह अभी गुचांगकोंग को नाराज करता है, तो क्या वह भविष्य में बदला लेने पर उसके नतीजे भुगत सकता है। ठीक है, जियांतांग के डीकन ने सख्त चेहरे से कहा, जियाओ यी असेसमेंट के तीसरे राउंड में फेल हो गया। स्वॉर्ड हॉल का डीकन अच्छी तरह जानता था कि गुचांगकोंग स्वॉर्ड हॉल के एल्डर्स का सबसे पसंदीदा और प्यारा शिष्य था। अगर वह आज नियम तोड़ भी देता तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी गुचांगकोंग का सपोर्ट करता। इसके अलावा फायर बीस्ट स्पिरिट के मालिक जियाओ यी को कहीं भी समझ नहीं आ रहा था। तुम जियाओ यी ने वह बात निगल ली जो जियाओ यी असल में कहना चाहता था। जियांतांग का डीकन चुप था, उसने सीधे जियाओ यी की गुस्से वाली आंखों में नहीं देखा। तुम क्या हो? गुचांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी कम काबिलियत तुम्हें तीसरे असेसमेंट के लिए मुश्किल में डाल देती है, जो बिल्कुल गलत है। तुम बहुत लकी हो कि तुम एक बाहरी शिष्य हो। क्या तुम अब भी शिकायत करने के लायक हो? काका जियाओ यी की मुट्ठियां तड़की, लेकिन वह अचानक ढीला पड़ गया और हंस पड़ा। बस उसकी मुस्कान बेपरवाह और ठंडी थी। क्या तुम गुस्से में हो? गुचांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मेरे यहाँ 2 मकसद हैं, और अब मैंने एक पूरा कर लिया है। अब सफाई मांगने का समय है। तुम मेरे गु के जादुई हथियार को लूटकर यह साबित करते हो कि तुम लालची और जाने माने हो। इंसाफ को भूल जाओ। तुमने गुचांगफेंग के कल्टीवेशन आइटम को ब्लैकमेल किया और साथ ही शिष्यों के कल्टीवेशन रिसोर्स छीन लिए ताकि यह साबित हो सके कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था। इतने घटिया इंसान, तलवार हॉल के चीफ होने के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। गुचांगकोंग का हैरान करने वाला लुक असल में बस जियाओ यान पर बेवजह इल्जाम लगा रहा था। दूसरी तरफ गुचांगफेंग जीत से भरा हुआ था, और मार्शल आर्टिस्ट्स में वह जानबूझकर और भी बेहतर था। इधर जियाओ यी के एक्सप्रेशन वैसे ही रहे, और उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? गुचांगफेंग ने मजाक उड़ाया और कहा, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट मार्शल आर्ट्स की पवित्र जगह है। तुम अपने जैसे विलेन को बेलगाम नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूं। जैसे ही आवाज गिरी, गुचांगफेंग का चेहरा चमक उठा। हाँ, जियाओ यी चौंक गया, यह बहुत तेज है, कम से कम डोंगजुआन के 7वें लेवल से तो ऊपर है। अगले ही सेकंड पफ, जियाओ यी ने मुंह से खून थूका और सीधे हवा में गिर गया। तलवार हॉल का चीफ, उसे इतना नाम कैसे मिला? और तो और गुचांगकोंग 10 साल से अंदर के गेट पर है, और उसके पास बहुत ऊंची साधना और जबरदस्त ताकत है। सिर्फ एक मुक्के से ही जियाओ यी का चेहरा पीला पड़ गया था, और उसे लगा जैसे उसके अंदर के अंगों पर बिजली गिर गई हो। गुचांगकोंग ने साफ तौर पर एक बेजान हाथ मारा था। अगर उसकी शारीरिक ताकत न होती तो अभी का मुक्का ही उसे खत्म करने के लिए काफी होता। जियाओ यी बगल में खड़े 4 लिन जिन अचानक चौंक गए और फिर गुस्से में आ गए। गुचांगकोंग, मैं तुम्हारे पुरखे का ध्यान रखूंगा। लिन जिन का गहरा लोहे का भारी चाकू उसके हाथ में जम गया, बहुत गुस्से में। लोहे का सांड पूरी जिंदगी गुस्से में दहाड़ता रहा, एक गुस्सैल सांड की तरह। लियू यानरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में मारने का इरादा एक पल में जम गया। किन फेयान भी गोली चलाने के लिए तैयार था। वे चारों ठंडे दिखे और तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ गुचांगफेंग ने जोर से कहा, भाई, इन चारों लोगों ने जियाओ यी को मुझसे निपटने में मदद की है, इसलिए मैं बेरहम नहीं हो सकता। हम गुचांगकोंग ने ठंडी आवाज में कहा, चींटियों का एक झुंड मुझ पर भी गोली चलाना चाहता है। बस मौत ढूंढ रहे हैं।
कोई बात नहीं, तुम तलवारबाज हॉल के चीफ हो, मैंने अपने जियाओ भाई को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हारे साथ कभी खत्म नहीं करूंगा, टाई न्यू ने कहा और तुरंत गोली चला दी। लिन जिन के तीनों ने भी तुरंत गोली चला दी। फुस, अचानक एक आकृति जो लगभग अपनी चरम सीमा पर थी कोर्ट पर दौड़ी और उन चारों को रोक दिया। एक हाथ से लिन जिन को और दूसरे हाथ से टाई न्यू को पकड़ो। वह आकृति जियाओ यी है। जियाओ यी, लिन जिन ने उन चारों को हैरान कर दिया। जियाओ यी कुछ नहीं बोला, उसका चेहरा बहुत बुरा था, लेकिन उसने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन लिन जिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि जियाओ यी का पकड़ा हुआ हाथ बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था, यहां तक कि उसका आधा हिस्सा भी नहीं हिला पा रहा था। टाई न्यू भी ऐसा ही है। वह जो हमेशा अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, जियाओ यी का हाथ बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पा रहा था। इतना ताकतवर, क्या यही जियाओ यी की असली ताकत है? दोनों चौंक गए। जियाओ यी ने उनकी तरफ देखा, फिर से गंभीरता से सिर हिलाया, फिर हाथ छोड़ा और धीरे से गुचांगकों के सामने चला गया। गुचांगकों ने नफरत से कहा, क्यों, तुम अब भी मुझसे बदला लेना चाहते हो? मैंने तो तुम्हें बस एक छोटी सी चेतावनी दी थी, अगर तुम। एक झटके में जियाओ यी ने कियानकुन के बैग से बहुत सारी चीजें फेंककर जमीन पर रख दी, जिससे गुचांगकों की बात बीच में ही रुक गई। यह गुचांगफेंग की बात है, मैं अंदर के दरवाजे से अंदर भी नहीं जाता, जियाओ यी ने हल्के से कहा, फिर कुछ नहीं कहा और दूसरे लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए मुड़कर चला गया। हम तुम्हें दिलचस्प मानता हूं, गुचांगकोंग ने नफरत से मुस्कुराते हुए जियाओ यी को नजरअंदाज कर दिया। स्वर्ग विभाजन तलवार संप्रदाय में एक ही परिवार के लोगों को मारना मना है। बस बात यह है कि उसने तलवार हॉल के प्रमुख जियाओ यी को घायल कर दिया, कोई उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर जियाओ यी को इतने सारे लोगों के सामने मार दिया गया, भले ही वह तलवार हॉल के बड़े का शिष्य था, तो भी उसे कड़ी सजा मिलेगी। जियाओ यी, लिन जिन ने गुस्से से कहा, जियाओ यी के जाते हुए पीछे की ओर ध्यान से देखते हुए। वह पीठ चौड़ी नहीं है, लेकिन इसने हमेशा लोगों को एक चौड़ी और भरोसेमंद फीलिंग दी है। लेकिन अब यह बहुत उदास, बहुत लाचार है। डूबते सूरज की रोशनी में उस जवान आदमी का शरीर लंबा खिंचा हुआ था और बहुत उदास लग रहा था। तीनों असेसमेंट सबसे अच्छे थे, लेकिन वे अंदर के दरवाजे से अंदर नहीं जा सके। यह कितना बड़ा अन्याय था और इस घमंडी जवान आदमी के लिए कितना बड़ा झटका था। लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहने का यही नियम है, मुट्ठी दूसरों से बेहतर नहीं होती, कोई भी सच खोखली बातें होती हैं और कोई भी अन्याय सिर्फ निगला जा सकता है। चैप्टर 124, सभी ग्रुप का मुकाबला। 10 अंदर के गेट तलवार स्कूल के बीच में हैं। पवेलियन, पवेलियन शानदार महल और शानदार इमारतों में आपकी जरूरत की हर चीज है, जिसमें अंदर के शिष्य और अंदर के डीकन रहते हैं। शानदार माहौल की तो बात ही छोड़िए, यह एक बड़ी स्पिरिट फॉर्मेशन से भी ढका हुआ था, इसलिए वहां का ऑरा बाहर के ऑरा से कहीं ज्यादा है। हालांकि यह फ्रोजन पॉन्ड के असर जितना डरावना नहीं है, लेकिन यह साधना के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। बाहर का दरवाजा तलवार स्कूल के सामने है। ऑरा बाहर के ऑरा से बस ज्यादा है, जो कुछ न होने से तो बेहतर है। यह एक बहुत बड़े एरिया में फैला है, लेकिन यह 10,000 से ज्यादा बाहर के सेक्ट के शिष्यों और बाहर के सेक्ट के डीकन का घर है, जो बहुत आसान है। इस समय बाहरी दरवाजे के पीछे पहाड़ पर एक घमंडी नौजवान सूरज की तरफ मुंह करके पालथी मारकर बैठा था। उसका सुंदर, आजाद और शांत चेहरा बहुत शांत लग रहा था। लड़का जियाओ यी है। स्टेल्स के जंगल में आखिरी ज्ञान पाए हुए 3 दिन हो चुके हैं। बुरो फॉरेस्ट जो अंदर के गेट पर है। उसके जाने के बाद वह बाहरी दरवाजे वाले एरिया में लौट आया। जैसे ही उन्होंने असेसमेंट का दूसरा राउंड पास किया, वे 300 लोग पहले से ही स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप के ऑफिशियल शिष्य बन चुके थे। असेसमेंट का तीसरा राउंड सिर्फ यह तय करता है कि अंदर के दरवाजे में घुसना है या नहीं। हालांकि शुरू में बाहरी गेट वाले एरिया में सिर्फ 280 लोग आए थे, अब 281 लोग हैं। उसके लिए जियाओ यी बहुत ज्यादा है। पिछले 3 दिनों से वह पीछे वाले पहाड़ पर अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। बाहरी शिष्यों का घर, हालांकि अंदर के शिष्यों की शानदार इमारतों जितना शानदार नहीं है, फिर भी बुरा नहीं है। लेकिन उसे हौशान की शांत जगह ज्यादा पसंद है। अचानक चारों लोग तेजी से आए और आखिर में उसके सामने रुक गए। ये लिन जिन के 4 लोग थे। जियाओ यी, लिन जिन और बाकी लोग जियाओ यी के घमंडी रूप को देखते रहे, कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि क्या कहें। तुम अंदर के दरवाजे में खेती क्यों नहीं करते, बाहर वाले एरिया में क्या करते हो? आखिर में जियाओ यी ने सबसे पहले बातूनी दरवाजा खोला, धीरे से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, हम? लिन जिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियाओ यी ने देखा कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनका मूड भी ठीक नहीं था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाकर बीच में टोका, क्या बात है, तुम्हें चोट लगी है? गुचांगकोंग ने तुम्हें शर्मिंदा किया। जियाओ यी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। 3 दिन पहले उसे पता था कि गुचांगकोंग अच्छा इंसान नहीं है, वह चालाकी से बोलता है और उसका दिल बेरहम है। और वह इस घटना का सेंटर है और गुचांगफेंग की कांटेदार नजर है। अगर उसने तुरंत मामला खत्म नहीं किया, तो गुचांगकोंग लिन जिन के लिए चीजें मुश्किल बनाने के और तरीके ढूंढ लेगा। इसलिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया। गुचांगफेंग का सामान नीचे रखने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। मकसद गुचांगकोंग का मुंह बंद करना और गुचांगकोंग को लिन जिन के चारों से निपटने के लिए और बहाने बनाने से रोकना था। वह अच्छी तरह जानता था कि गुचांगकोंग सिर्फ तलवार हॉल का चीफ था, और अगर उसके पास कुछ पावर भी होती तो भी दूसरे अंदर के हॉल पर असर डालना नामुमकिन था। जब तक वह मार्शल आर्ट स्टेल्स के जंगल में था, गुचांगकोंग के पास लिन जिन के चारों से निपटने का कोई मौका और बहाना नहीं था। एक बार जब लिन जिन के चारों आसानी से अंदर के दरवाजे से अंदर आ गए, तो गुचांगकोंग उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं कर सका। जियाओ यी हमेशा से ही सोचने वाला और दिमाग घुमाने वाला रहा है, और हर चीज के लिए उसके अपने प्लान होते हैं। इस समय लिन जिन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बस हम गुचांगकोंग से खुद लड़ने गए थे।
लेकिन आखिर में तुमने भी यह देखा और तुम उसकी मदद नहीं कर सके। बेवकूफ, जियाओ यी ने डांटा। तो गु चांगकोंग, मेरे हिसाब से कम डोंगक सुआन की 7वीं लेयर या उससे ऊपर की ताकत, तुम उसके दुश्मन कैसे हो सकते हो? उसके बाद जियाओ यी ने 4 लाइफ एसेंस पिल्स निकाली, उन्हें चारों लोगों को दिया और कहा, एनशिन अंदर के दरवाजे में साधना कर रहा है, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूंगा। सॉरी, लिन जिन ने अचानक कहा। किस बात के लिए सॉरी? जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए डांटा। जियाओ यी लिन जिन के मजबूत कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानता था और यह पहली बार था जब उसने लिन जिन का एक्सप्रेशन देखा था। लिन जिन ने सीरियसली कहा, जियाओ यी, तुमने कहा था कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम बेवकूफ नहीं हैं। हम नेचुरली जानते हैं कि तुम 3 दिन पहले बिना किसी हिचकिचाहट के क्यों चले गए। लियू यानरान ने सीधे जियाओ यी को देखा और कहा, तुम्हारा नेचर मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर तुम हमारा ख्याल नहीं रखना चाहते तो तुम कभी आसानी से नहीं जाओगे। जियाओ यी ने हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा मत सोचो। नहीं। लियू यानरान अचानक जियाओ यी के पास गया और धीरे से कहा, जियाओ यी, मुझे आखिरकार पता चल गया कि तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि जब तुम पहले असेसमेंट में थे तो तुम्हारी मार्शल सोल क्या थी। लंबे समय से तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा तलवारबाजी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट एक फायर कंट्रोल बीस्ट निकलेगी। मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था, यह बस कि तुम्हारे पास पहले से ही मार्शल आर्ट की कम क्वालिफिकेशन है और अब तुम अंदर के ग्रुप के काफी कल्टीवेशन रिसोर्स का मजा नहीं ले सकते। यह तुम्हारे लिए जरूर बुरा है। लियू यानरान ने कहा। उसकी आंखें गिल्ट से भरी हुई थीं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में जान से मारने का जबरदस्त इरादा आ गया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फैक्शन हर 5 साल में एक ऑल फैक्शन कॉन्टेस्ट करेगा और सभी फैक्शन के चीफ डिसाइपल को चुनेगा। पूरे फैक्शन का चीफ 10 अंदर के ग्रुप के चीफ से ऊपर होता है और उसे अंदर और बाहर के सभी डिसाइपल को काबिल होने के लिए मजबूर करना होगा। जहां तक मुझे पता है, गु चांगकोंग कुछ खास नहीं है। 10 अंदरूनी ग्रुप क्लास में उसकी ताकत सिर्फ तीसरे नंबर पर है। दिन गिनते हुए हर 5 साल में होने वाला ऑल फैक्शन कॉम्पिटिशन 2 साल बाद होगा। 2 साल में मुझे गु चांगकोंग को स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट से हटाना होगा। डिलिस्टिंग शब्द उसने लगभग दांत पीसते हुए कहा। लियू यानरान, वह हमेशा हफ्ते के दिनों में एक शांत औरत रही है, शानदार लुक्स और शांत स्वभाव वाली। धीरे धीरे बात करना, फड़फड़ाती कैटकिंस की तरह लोगों को बसंत की हवा जैसा एहसास कराता है और आरामदायक महसूस कराता है। उसे इतना जानलेवा और इरादे से भरा होने दो, इसका मतलब है कि वह पहले से ही अपने दिल में बहुत गुस्से में है और इसने जियाओ यी को उसके दिल में बहुत ऊंचे स्थान पर भी पहुंचा दिया है। इस समय लिन जिन ने भी गंभीरता से कहा, अब मैं स्वॉर्ड हॉल में आ गया हूं, ताई न्यू और किन फेयान एनिमल हॉल में आ गए हैं और यानरान वानमू हॉल में आ गई है। 2 साल बाद पूरे ग्रुप का कंपटीशन जियाओ यी की ताकत से, भले ही तुम्हें पहला स्थान न मिले, जब तक तुम चमक सकते हो, हम चारों तुम्हें पक्का अंदर के दरवाजे तक वापस ले आएंगे। जियाओ यी हैरान रह गया और फिर बोला, असल में मेरे लिए जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं वही है। मैं गु चांगकोंग के साथ खुद मामला सुलझा लूंगा। हालांकि मेरे पास और भी जरूरी काम है, इसलिए मैं फिलहाल उसे इग्नोर करूंगा। और भी जरूरी काम? लिन जिन हैरान था। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, वैसे भी तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मन की शांति के साथ अंदर के दरवाजे में प्रैक्टिस करो। ठीक है, लिन जिन मान गया। असल में मैं आज तुम्हें बताने आया था, अंदर के ग्रुप की साधना बहुत सख्त होती है। अगली बार हमें तुम्हें ढूंढने के लिए गुफा की गहराई को तोड़ना होगा, कम से कम कुछ महीने बाद। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने कंधे उचकाए। जियाओ यी, जब हम दूर हों, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उसे लिख लेना। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें एक एक करके सिखाऊंगा। किन फेयान बात कर रहा था और उसने कभी कुछ नहीं कहा था। उसे आमतौर पर हैंडसम और अट्रैक्टिव रहना पसंद है, लेकिन वह बहुत लॉयल है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। जब मैं जाने वाला था तभी मैंने यह कहा। अच्छा, हालांकि जियाओ यी को लगा कि कोई उसे बुली नहीं कर सकता। उसने सिर हिलाया। उन चारों ने कुछ सांसें लीं और तुरंत चले गए। अगर उन्हें अंदर के दरवाजे पर आना था तो उन्हें कड़ी प्रैक्टिस करनी थी और उन्हें यूं ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। जियाओ यी भी प्रैक्टिस करने के लिए फिर से पालथी मारकर बैठ गया। उसने पहले कभी झूठ नहीं बोला था और जहां वह प्रैक्टिस करता था वहां उसके लिए भी यही होता था। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आने का उसका असली मकसद अंदर के दरवाजे में घुसना बिल्कुल नहीं था, बल्कि बस कुछ देर के लिए था। शुरू से आखिर तक उसके पास सबसे ज्यादा समय की कमी थी। कोई नहीं जानता कि उसका टैलेंट कितना डरावना है। कोई नहीं जानता था कि आज उसे मौत की दुनिया की पहली लेयर से जियांटियन की 9वीं लेयर तक पहुंचने में सिर्फ आधा साल लगा। नेचुरली सबसे अच्छा है कि अंदर ट्रेनिंग के साधन हो, नहीं, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। जहां तक उसके मुंह में तथाकथित बड़ी घटनाओं की बात है, नेचुरली वह 1 साल में जियाओ के घर लौट आएगा। बेशक वह गु चांगकोंग के साथ हुई नाराजगी को नहीं भूलेगा। जियाओ यी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और ठंडी मुस्कान दी। हेडोंग में 30 साल, हेक्सी में 30 साल, 2 साल मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह तो बस एक पल है। गु चांगकोंग, मैं तब तक तुमसे यह हिसाब चुका दूंगा। चैप्टर 125, यी लाओ से फिर मिले। बाहरी खजाने वाले घर में जियाओ यी ध्यान से खजानों को देख रहा था। जियाओ यी अपने खाली समय में पीछे के पहाड़ों में प्रैक्टिस करते हुए यहां आता था। चौथे लेवल का मॉन्स्टर ब्लड 100 स्वॉर्ड पॉइंट्स, प्रोफाउंड लेवल का एडवांस्ड मार्शियल आर्ट्स 1500 स्वॉर्ड पॉइंट्स। लकड़ी की टेबल पर जहां खजाना रखा है, खजाने का लेवल और मकसद लिखा है, साथ ही एक्सचेंज के लिए जरूरी स्वॉर्ड पॉइंट्स भी लिखे हैं। सोकॉल्ड स्वॉर्ड पॉइंट स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का एक रिवॉर्ड पॉइंट है। बाहरी शिष्य हर महीने 30 स्वॉर्ड पॉइंट्स पा सकते हैं या कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू के लिए उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे।
इसके अलावा स्वॉर्ड फैक्शन ने कुछ टास्क भी सेट अप किए हैं जिनका इस्तेमाल स्वॉर्ड पॉइंट्स पाने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर स्वॉर्ड पॉइंट्स पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजों के लिए एक्सचेंज करने के लिए काफी स्वॉर्ड पॉइंट्स बचाना बहुत मुश्किल है। चौथे लेवल के मॉन्स्टर के खून की बोतल की तरह एक आम बाहरी शिष्य को कम से कम 3 महीने लगते हैं। रहस्यमय ऑर्डर की एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स सीखने में कम से कम 4 साल लगते हैं। यह तरीका कुछ कुछ हंटिंग डेमन टेम्पल जैसा है। बस इतना है कि डेमन हंटर पैलेस पूरी तरह से दुनिया भर के अनगिनत डेमन हंटर्स को अपनी सेवा के लिए लाने की कोशिश कर रहा है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट शिष्यों को कड़ी प्रैक्टिस करने के लिए बढ़ावा देने का एक इंसेंटिव तरीका है। जब तक आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादा सफलताएं हासिल करते हैं, आपको ज्यादा स्वॉर्ड पॉइंट्स इनाम में मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बाहर भी जाते हैं तो भी आपको इनाम में स्वॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। जियाओ ये यहाँ इसलिए आया क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे स्वॉर्ड पॉइंट्स हैं। पहले असेसमेंट में उसे जो स्कोर मिले थे वे असल में स्वॉर्ड पॉइंट्स थे। दूसरे शब्दों में अब उसके पास 2535 स्वॉर्ड पॉइंट्स हैं। जियाओ यी के बाहरी दरवाजे पर आने के बाद उसे यह बात स्वॉर्ड स्कूल के नियम देखने के बाद ही समझ आई। कोई हैरानी नहीं कि गु चांगफेंग, झाओ बुकुन और दूसरे लोग पहले असेसमेंट के दौरान स्कोर को इतना महत्व देते हैं। हर शिष्य जब वह असेसमेंट में हिस्सा लेने के लिए मार्शल आर्ट में अभी आया हो तभी वह लड़ाई के जरिए आसानी से बहुत सारे तलवार पॉइंट्स पा सकता है। जाहिर है हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके उतना लेना चाहिए। आमतौर पर पहले असेसमेंट में पहला व्यक्ति आमतौर पर अंदर के दरवाजे से अंदर जा सकता है। अंदर के खजाने वाले घर में क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में बाहर के खजाने वाले घर से कहीं ज्यादा खजाने होते हैं। इस समय अंदर के गेट से अंदर जाने के बाद आप पहले असेसमेंट से मिले बहुत सारे तलवार पॉइंट्स का इस्तेमाल अंदर के गेट के खजाने वाले घर में किसी बहुत अच्छे खजाने या मार्शल आर्ट स्किल के बदले कर सकते हैं। यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड पार्टी के सबसे अच्छे शिष्य के लिए भी एक तोहफा है। अफसोस की बात है कि जियाओ यी सिर्फ एक बाहर का शिष्य है और अंदर के खजाने वाले घर में अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मैं सिर्फ बाहर के खजाने वाले घर में ही जा सकता हूँ। पहले असेसमेंट के बाद यहाँ खजाना चुना गया था। क्योंकि यह एक इनाम था इसलिए तलवार की नोक की जरूरत नहीं थी। चुनने का समय आधे दिन तक ही सीमित था। अब जब आपको तलवार की नोक चाहिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाहरी शिष्य अंदर आ सकते हैं और अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। तलवार की नोक मेहनत से कमाई गई थी, इसलिए जियाओ यी जाहिर है इसका इस्तेमाल मार्शल आर्ट की टेक्निक बदलने के लिए नहीं करेगा। बाहरी खजाने में सबसे ऊंची सिर्फ जुआन लेवल की मार्शल आर्ट थी और वे ज्यादा नहीं थीं। अभी उसके पास इन चीजों की कमी नहीं है। वह देखना चाहता था कि क्या उसे 3 फायर पपेट बॉल जैसे खजाने मिल सकते हैं। स्वॉर्ड स्कूल में बदली जाने वाली एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट को अकेले में नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें सिर्फ अकेले ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। लेकिन दूसरे खजाने, हथियार, स्वर्ग, जमीन और जमीन के खजाने वगैरह बदलने के बाद उनके लिए छोड़े जा सकते हैं। जियाओ यी ने सोचा, आधे साल में जियाओ के घर लौटते हुए अब तीसरे बुजुर्गों के लिए कुछ सेल्फ डिफेंस के खजाने तैयार करना अच्छा है। 1 घंटे बाद जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। इतनी देर तक ढूंढने के बाद 3 फायर पपेट बॉल का मुकाबला करने वाला कुछ भी नहीं है। आखिरकार यह सिर्फ बाहरी खजाना घर है और खजानों की क्वालिटी अंदर के खजाने घर से बहुत कम है। इस समय आप अंदर के शिष्यों के फायदे देख सकते हैं। अंदर के खजाने घर पर बैठकर हर महीने 60 तलवार पॉइंट मिलते हैं और दूसरी चीजों में तलवार पॉइंट पाना आसान होता है। अगर जियाओ यी एक अंदर का शिष्य होता तो उसके पास अभी जो तलवार पॉइंट हैं उनसे वह 1 साल से भी कम समय में अंदर के दरवाजे वाले खजाने घर में जमीनी मार्शल आर्ट के बदले में काफी तलवार पॉइंट बचा लेता। छोड़ो भी, जियाओ यी ने आह भरी, मुड़ा और चला गया। वह हर दिन साधना पर ध्यान देता है और अपने खाली समय में 1 घंटा यहाँ बिताता है, भले ही उसे खजाना न मिले। क्वांडांग की नजर खुली रहती है। हक अचानक एक शांत और भारी शक की आवाज आई। जियाओ यी, मैं कई दिनों से तुम पर ध्यान दे रहा हूँ, तुम हमेशा बाहर वाले खजाने वाले घर में ही क्यों आते हो? अचानक एक बूढ़ा आदमी जियाओ यी के सामने आ गया। बूढ़ा होना आसान है। जियाओ यी हैरान रह गया और प्यार से बोला, देखो यी लाओ, मैं बस यहाँ घूमने आया हूँ। दी एल्डर यी यहाँ क्यों है? जियाओ यी ने शक से पूछा। उसे पता चला कि यह यी लाओ सच में अनप्रेडिक्टेबल है अपनी ताकत से, यहाँ तक कि गु चांगकोंग का मार्शल आर्टिस्ट जो गुफा के गहरे दायरे में 7वें लेवल या उससे ऊपर का है, वह भी अपनी फीलिंग्स नहीं छिपा सका। लेकिन एल्डर यी ने कई दिनों तक खुद पर ध्यान दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं चला। एल्डर यी ने अजीब सा लुक दिखाया और कहा, लड़के, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस बाहरी खजाने का रखवाला हूँ? अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? बस जब मैं नहीं चाहता कि मुझे खोजा जाए तो किसी को पता नहीं चलता कि मैं यहाँ हूँ। हालांकि बाहरी दरवाजे के खजाने वाले घर में खजाने आमतौर पर ऊंचे दर्जे के नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है, इसलिए एक रखवाला होना आम बात है। जियाओ यी शर्मिंदा लग रहा था। जब से वह बाहरी दरवाजे वाले इलाके में आया है, वह लगभग हर समय अकेले पीछे के पहाड़ पर साधना कर रहा है और वह ज्यादातर बाहरी दरवाजे के लोगों और चीजों से अनजान है। बूढ़े यी ने हाथ हिलाया और उस डेस्क की तरफ चला गया जहां वह आमतौर पर पढ़ता था। चलते चलते उसने कहा, लड़के, तुम अंदर के दरवाजे से अंदर आ गए हो, तुम्हें सीरियसली प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमेशा बाहर के दरवाजे वाले इलाके में घूमने मत जाया करो। इसके अलावा बाहरी दरवाजे के खजाने में आपके आने लायक कोई खजाना नहीं है। जियाओ यी ने थोड़ा झुककर कहा। लाओ यी ने कहा कि यह बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी काबिलियत कम है और मैं अंदर के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं सिर्फ इस बाहरी दरवाजे के खजाने वाले घर में ही आ सकता हूँ। बच्चा अब जा रहा है, ये बूढ़े को परेशान मत करो, चले जाओ। इसके बाद जियाओ यी मुड़ा और चला गया। सच कहूं तो यह सोचना वाकई बहुत बुरा लगता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से यी लाओ को इस बड़े और शांत बाहरी खजाने वाले घर में देख रहा हूं, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया।
जियाओ यी को यह एहसास अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह जल्दी से वहां से जाना चाहता था। रुको, यी लाओ चिल्लाया हैरानी से, लड़के तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अंदर के दरवाजे से अंदर नहीं गए? हाँ, जियाओ यी ने जवाब दिया। वह इस अजीब यी बूढ़े आदमी के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था और बिना पीछे देखे तेजी से चला गया। जब एल्डर यी ने जियाओ यी को तेजी से जाते हुए देखा तो वह भौंचक्का रह गया। डबल असेसमेंट पहला है, बाकी असेसर से ज्यादा, क्या तुम अंदर के दरवाजे से अंदर नहीं गए? कुछ दिनों बाद पीछे के पहाड़ पर जियाओ यी ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। उसे साफ तौर पर लगा कि उसका 9 गुना नेचुरल कल्टीवेशन बेस काफी स्टेबल हो गया है। लगभग 10 दिनों की इंटेंसिव कल्टीवेशन के बाद वह पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। अब सच में गुफा के गहरे दायरे से बाहर निकलने की तैयारी करने का समय आ गया है, जियाओ यी ने खुद से कहा। मुझे कहना होगा कि उसका टैलेंट सच में डरावना है। उसे 9वें स्वर्ग से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा है और वह गुफा के गहरे दायरे से बाहर निकलने वाला है। गुफा का गहरा दायरा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में एक अहम मोड़ है। एक बार ब्रेक थ्रू मिलने के बाद बनाया जाता है। यह एक मछली की तरह है जो ड्रैगन गेट पर छलांग लगाती है और ताकत, दायरा और सब कुछ जमीन हिला देने वाले बदलावों से गुजरेगा। इसलिए यह स्थिति बहुत जरूरी है। जियाओ यी को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। लगता है मैं फिर से बाहरी खजाने वाले घर जा रहा हूँ, जियाओ यी ने मुंह बनाया। उसे याद आया कि बाहरी दरवाजे के खजाने में एक क्लासिक था जिसमें खास तौर पर गुफा के गहरे दायरे को तोड़ने के लिए जरूरी तैयारियों के बारे में बताया गया था। इसके अलावा क्लासिक्स के लिए जरूरी तलवार के पॉइंट महंगे नहीं हैं, सिर्फ 100 पॉइंट हैं। आखिरकार यह कोई मार्शल आर्ट या मार्शल आर्ट नहीं है, यह सिर्फ दायरे का एक्सप्लेनेशन है। बाहरी खजाने वाले घर में फिर से घुसते हुए जियाओ यी पहले जैसा कैजुअल नहीं था, बल्कि सावधान हो गया था। बिना जाने चुपके से देखे जाने का एहसास बहुत परेशान करने वाला होता है। लेकिन अगले ही पल उसे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि एल्डर यी हफ्ते के दिनों में डेस्क पर बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं। बुढ़ापा आसानी से, जियाओ यी ने बेचैनी से सिर झुकाया और कहा, बच्चा इस बार यहाँ है और कुछ एक्सचेंज करना चाहता है। हाँ, बूढ़े यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, मुझे वहां ले चलो। हाँ, जियाओ यी ने जवाब दिया और लकड़ी की टेबल के पास आया जहां क्लासिक्स रखे थे। डूम प्रोफाउंड रियल ब्रेक थ्रू रिकॉर्ड। यी लाओ ने क्लासिक पर नजर डाली और भौहें चढ़ाई। हाँ, जियाओ यी ने यी लाओ के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और यी लाओ के लिए तलवार के पॉइंट्स काटने के लिए टोकन निकाला। इस चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, बूढ़े यी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, जियाओ यी हैरान रह गया। बूढ़े यी ने जियाओ यी को घूरा और कहा, अगर तुम अंदर के दरवाजे से अंदर जा सकते हो तो यह जानकारी तुम्हें अंदर के दरवाजे का डीकन समझाएगा। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, बूढ़े यी, क्या बच्चे ने पिछली बार ऐसा नहीं कहा था? क्या वह अंदर के हॉल में नहीं गया था? मुझे पता है, यी लाओ ने गंभीरता से कहा। मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसे बदलने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। जियाओ यी फिर से चौंक गया। बूढ़ा यी मुड़ा, फिर से अपनी डेस्क पर गया और चलते चलते कहा, प्रैक्टिस पर वापस जाओ। अगर तुम्हें प्रैक्टिस में समझ नहीं आता है तो तुम कभी भी यहाँ आकर मुझसे मिल सकते हो और मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। शायद वह जानता था कि यी लाओ का क्या मतलब है, लेकिन उसने कहा, यी लाओ की मेहरबानी के लिए शुक्रिया, बच्चा खुद ही साधना कर सकता है। हाँ, यी लाओ हैरान रह गया, रुका और बोला, तुम नहीं करना चाहते? यह नामना नहीं है। जियाओ यी कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि बच्चा जानता है कि यी लाओ कोई आम डीकन नहीं है, बस वो चांगकोंग अच्छा इंसान नहीं है और यी लाओ बच्चे को शिष्य के तौर पर स्वीकार करता है। मुझे डर है कि इससे ऊपरी शरीर को परेशानी होगी। हे, बूढ़ा यी अचानक मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य के तौर पर स्वीकार करना चाहता हूँ? मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा मुआवजा दूंगा। साधना के मामले में अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बेशक यह तुम पर है कि तुम आओ या नहीं। इसके अलावा तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। रिश्ता। जाहिर है मिस्टर यी ने पिछले कुछ दिनों में इनर सेक्ट के डीकन से पूछा था कि तीसरे असेसमेंट के दौरान क्या हुआ था और जियाओ यी इनर सेक्ट 10 हॉल में क्यों नहीं आए। इसके अलावा एल्डर यी फिर मुड़े, हाथ हिलाते हुए, और हल्के से कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं एक डीकन हूँ? चैप्टर 126 किकवान। यी लाओ की बातें सुनकर जियाओ यी ने अनजाने में पूछा, है ना? अगले ही सेकंड उसने मन ही मन हैरान होकर रिएक्ट किया, क्या यह हो सकता है? मुझे नहीं पता कि कौन सा एल्डर यी अंदर का दरवाजा है, जियाओ यी ने हैरानी से पूछा। बूढ़ा यी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें किसने बताया कि मैं एल्डर हूँ? यह। जियाओ यी चुप रह गया। जियाओ यी को याद आया कि कुछ दिन पहले असेसमेंट के दौरान ऐसा लगा था कि उसे सिर्फ एल्डर ही कहा गया था, लेकिन उसने उसे डीकन या एल्डर नहीं कहा था। मैं न तो डीकन हूं और न ही एल्डर। एल्डर यी ने गंभीरता से कहा, मैं सिर्फ इस बाहरी दरवाजे का ट्रेजरर हूं और मैं सिर्फ एक आलसी हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं आलसी हूं, मुझे तलवार स्कूल के मामलों से निपटने की जरूरत नहीं है और मुझे शिष्यों को सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम्हें कुछ सलाह देने का समय है। बेशक यह वही वाक्य है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम आकर मुझसे पूछ सकते हो। यह एक छोटा सा मुआवजा है जो मैं तुम्हें स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से दूंगा। आखिरकार ओल्ड यी ने कुछ नहीं कहा और हमेशा की तरह पढ़ने के लिए टेबल पर वापस चला गया। जियाओ यी ने और कुछ नहीं पूछा और उसने थोड़ा झुककर कहा, लड़के चले जाओ। 10 दिन बाद वह अभी भी बाहरी गेट के पीछे है। जियाओ यी प्रैक्टिस से उठा, उसकी आंखों में एक चमक थी। कल्टीवेशन बेस आखिरकार पूरी तरह से स्टेबल हो गया है। वह खड़ा हुआ, अपने शरीर पर धूल थपथपाई और खुद से बुदबुदाया, घूमने जाने का समय हो गया है। अब जब कल्टीवेशन बेस स्टेबल हो गया है तो वह गुफा के गहरे दायरे को तोड़ने वाला है। हालांकि उसे थोड़ा पता था कि गुफा के गहरे दायरे को तोड़ने के लिए क्या करना है, लेकिन आखिरकार उसे इस बारे में पक्का नहीं था। जुआनजी स्टेल दायरे को समझने के बारे में ज्यादा है, न कि डिटेल्ड तरीके के बारे में।
पोडैन मर्जिन वेसल्स और कंडेंसिंग क्यूई स्प्रिंग नाम के गुफा के गहरे दायरे को तोड़ने और फिर खड़े होने का एक प्रोसेस है। हालांकि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मार्शल आर्टिस्ट में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। बेशक इसी मुश्किल की वजह से उसे पक्का यकीन नहीं था। इस समय अगर कोई ऊंचे लेवल की साधना वाला योद्धा खुद गाइड कर सके तो यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर नहीं तो आप बस बाहर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अनगिनत लड़ाइयों के जरिए आप अपनी बाहों से सिखाए जाने और इस लेवल की साधना में अपनी छाती को जानने के पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। इस तरह जब असली सफलता मिलेगी तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा होगा। इसलिए जियाओ यी ने बाहर जाकर अनुभव करने का प्लान बनाया। स्काई स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने का मतलब हमेशा यहीं रहना नहीं है। जियाओ यी यहां सिर्फ कुछ समय के लिए आया था। दूसरे शब्दों में उसे बस एक पहचान चाहिए थी, एक शिष्य की पहचान स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट। स्वॉर्ड स्कूल में अगर आप तेजी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। लेकिन अब जब मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता हूं। जहां तक यी लाओ से पूछने की बात है, यह विचार उसके दिमाग से बहुत पहले ही गायब हो गया है। मेरा यी लाओ से ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन यी लाओ की पर्सनैलिटी बहुत अजीब है। कम बोलने वाला, जिंदादिल पसंद नहीं, साथ रहना आसान नहीं। इसके अलावा मेरा और यी लाओ का कोई अप्रेंटिसशिप स्टेटस नहीं है, और अगर वे रिश्तेदार या वजह नहीं है तो सलाह मांगने से सिर्फ एहसान ही कम होगा। हालांकि यी लाओ को अपने छोटे मोटे एहसान की परवाह नहीं होगी, लेकिन एहसान हमेशा एहसान ही होते हैं और मुझे सबसे ज्यादा नफरत एहसान चुकाने से है। जियाओ यी ने एक गहरी सांस ली और पीछे के पहाड़ से पहाड़ के गेट की ओर चला गया। बाहरी शिष्य काफी सख्त नहीं। अगर कोई शिष्य बाहर जाना चाहता है तो उसे सिर्फ बाहरी डीकन के ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। गार्डियन माउंटेन गेट के गेट पर जाकर बाहर जाने का कारण बताया। थोड़ी देर बाद जियाओ यी माउंटेन गेट पर आया। बस डीकन को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन नहीं करना चाहता था। तभी अचानक एक आकृति प्रकट हुई। फिर उस आकृति ने मजाक में जियाओ यी को घूरा। बूढ़ा होना आसान है, शौशानमेन के डीकन ने उस आकृति को आते देखा और जल्दी से सैल्यूट किया। जियाओ यी हैरान रह गया और फिर इज्जत से झुका। यी ओल्ड लड़के, क्या तुम बाहर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो? यी लाओ ने अपने बगल में खड़े डीकन को नजरअंदाज किया, लेकिन जियाओ यी को देखा। हालांकि वह पूछ रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ तौर पर पक्की थी। लड़के, तुम पागल और घमंडी हो। एल्डर यी ने सीधे जियाओ यी के पास जाते हुए कहा। यी लाओयान सीरियस है, जियाओ यी ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? ओल्ड यी ने गहरी आवाज में पूछा। जियाओ यी जवाब दिया, क्या यी लाओ ने नहीं कहा मुझे जाने दो या नहीं? ओल्ड यी ने ठंडी आवाज में कहा। यार, मुझे साफ साफ याद है कि मैंने क्या कहा था। तो क्या तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था? मैं एक आलसी हूं। यह जियाओ यी हैरान रह गया और उसे साफ तौर पर यी ओल्ड का गुस्सा महसूस हुआ। इतने अजीब गुस्से वाला बूढ़ा आदमी सच में पकड़ से बाहर था। ओल्ड यी ने ठंडे स्वर में बीच में टोका, मैं एक आलसी हूं, इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए समय है। अगर तुम नहीं आते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम आओ। जैसे ही आवाज गिरी, बॉस यी ने अपना हाथ हिलाया और एक जबरदस्त आभा ने सीधे जियाओ यी को रोक लिया। अगले ही सेकंड यी लाओ की शक्ल चमकी और अपनी जगह पर गायब हो गई। वैसे जियाओ यी भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। दपहाड़ के गेट पर पहरा दे रहे दो डीकन खाली नजरों से देख रहे थे और कुछ देर के लिए उनके पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीछे पहाड़ पर, जहां जियाओ यी हफ्ते के दिनों में प्रैक्टिस करता था, यी लाओ और जियाओ यी एक ही समय पर आए। जियाओ यी के मजबूती से खड़े होने के बाद उसने मुंह बनाया और पूछा, मुझे नहीं पता यी लाओ का क्या मतलब है? यी लाओ ने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, मैंने कहा था मैं तुम्हें स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से थोड़ा मुआवजा दूंगा। चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम्हें जारी रखना होगा। मैं जियाओ यी कुछ कहना चाहता था। चुप रहो, एल्डर यी ने बीच में टोका। मैं तुम्हें एक दिन के लिए गुफा के गहरे दायरे से बाहर निकलने की बात बताता हूं। एक दिन के बाद इसे 2 दिन गिना जाएगा। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें रोकने के लिए बहुत आलसी हूं। एक दिन जियाओ यी ने सिर हिलाया। शुरू में अजीब और रौबदार यी लाओ को नापसंद करता था, लेकिन जरा सोचो, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन है तो कोई बात नहीं। एक दिन के बाद बाहर जाकर प्रैक्टिस करने में देर नहीं होती। बूढ़े का सम्मान करो और उसकी इच्छाओं का पालन करो। इसके अलावा एक दिन में बताने के लिए कुछ नहीं होता और यह लोगों की पसंद नहीं खोएगा। बूढ़े जी ने इशारा किया। जियाओ यी ने मन ही मन बुदबुदाया और विनम्रता से कहा। यी लाओ ने अपने चेहरे पर गुस्सा दबाया और पुराने कुएं जैसी लहरों वाली बिना लहरों वाली अभिव्यक्ति वापस पाली। इसे साफ देखो। इसके साथ ही बॉस यी ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्ग और पृथ्वी से अनगिनत ऑरा बहने लगी, जिससे अपने आप एक रोशनी बन गई। पर्दा लाइट स्क्रीन में ऑरा अपने आप मार्शल आर्टिस्ट के अंगों, 100 कंकालों और मेरिडियन डेंटियन प्रोजेक्शन की नकल करने के लिए अरेंज हो जाते हैं। तस्वीर में जेन क्यूई घूम रहा है, साफ और बहुत अद्भुत। आखिरकार एल्डर यी ने अपना हाथ बढ़ाया और लाइट कर्टेन वॉली की ओर इशारा किया। यह मार्शल आर्टिस्ट की क्यूई पिल और 9 असली नसें हैं। उनके बदलाव साफ साफ देखो। पहले पिल तोड़ो, फिर नसों को पिघलाओ और आखिर में क्यूई स्प्रिंग को गाढ़ा करो। स्टेप्स गलत नहीं हो सकते। जियाओ यी ने प्रोजेक्शन स्क्रीन को घूरते हुए सिर हिलाया। उसने यी लाओ के इंस्ट्रक्शंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इस प्रोजेक्शन स्क्रीन ने उसका मन पूरी तरह बदल दिया है। क्लासिक्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और यहां तक कि एडवांस्ड वॉरियर्स के प्रिसेप्ट्स और कामों की तुलना करें। प्रोजेक्शन स्क्रीन का डायरेक्ट डिस्प्ले बेशक ज्यादा असरदार है। आपको इसे ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है, बस प्रोजेक्शन स्क्रीन में दिए गए स्टेप्स और बदलावों को फॉलो करें। लॉकी के हिसाब से लॉकी बनाना नेचुरली सबसे डायरेक्ट और आसान है। एल्डर यी ने आगे कहा, पिल को तोड़ना, वेंस को पिघलाना और क्यूई स्प्रिंग को कंडेंस करना, इन सभी के लिए प्योर पावर चाहिए।
जरूरी पावर मार्शल आर्टिस्ट की अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। क्यूई पिल जितनी मजबूत होगी उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। ट्रू पल्स जितनी मजबूत होगी उसे ब्लेंड करना उतना ही मुश्किल होगा जितनी ज्यादा पावर की जरूरत होती है। जैसे ही ओल्ड यी की आवाज गिरी, लाइट के पर्दे पर तस्वीर फिर से बदल गई। क्यूई डैन खुलने लगा और 9 असली नसें पिघलने लगी। क्यूई डैन असल में एक मार्शल आर्टिस्ट का डेंटियन असली क्यूई के जमा होने से बनता है। यह तब मिलता है जब मौत का लोक हासिल किए गए लोक में जाता है। असल पल्स मेन पल्स से आती है। मेन चैनल असल में 9 मेरिडियन हैं जो इंसान के शरीर से ब्लॉक होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट असली क्यूई को ज्यादा आसानी से पास करने के लिए इसे रिफाइन करता है। इसके होने का मकसद असली क्यूई को स्टोर करना और असली क्यूई को बहने देना है। तो भले ही क्यूई पिल और 90 जेनमाई टूट जाएं और पिघल जाएं, उनका इंसान के शरीर पर कोई असर नहीं होगा। तुम इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। अनजाने में ओल्ड यी एक बहुत जानकार टीचर की तरह लग रहे थे जो सब्र से गाइड कर रहे थे। गोली को तोड़ने और नसों को पिघलाने में एक प्रोसेस और समय लगता है। मैं इसे धीरे धीरे नहीं दिखाऊंगा, तुम जानते हो कि यह कैसे करना है। अगला स्टेप कंडेंसिंग स्प्रिंग है, ओल्ड यी ने हाथ हिलाते हुए कहा। प्रोजेक्शन पिक्चर में तस्वीर फिर से बदल गई और लाइट का पर्दा अचानक बहुत बड़ा हो गया। क्यूई पिल और 9 सच्ची नसें पूरी तरह से पिघल गईं और रहस्यमय तरीके से किसी अनजान चीज में कंडेंस हो गईं। ज्यादा सीरियसली कहूं तो यह एक सुनसान जगह जैसा लग रहा था जिसके बीच में एक सूखा झरना था। पानी का झरना बिना किसी भेदभाव के है, ठीक 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा। पूरी जगह ठीक 20 फीट लंबी, 20 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची है, जो पानी के झरने की लंबाई से दोगुनी है। वह जगह, तुम इसे एक छोटी सी दुनिया समझ सकते हो। सूखा पानी का झरना गैस का झरना है। ये दोनों क्यूई पिल और 9 असली नसों से बदलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शरीर में एक छोटा सा क्यूई डैन और असली पल्स इतनी बड़ी जगह में कैसे बदल सकता है। आप इसे कियानकुन बैग की तरह सोच सकते हैं। उस छोटे से बैग में बहुत ज्यादा जगह है। आपको पता होना चाहिए कि कियानकुन बैग खुद एक इंसान योद्धा ने बनाया है। एक ऊंचा कल्टीवेशन बेस वाला योद्धा जगह के रास्ते को भी कंट्रोल कर सकता है। आप ओल्ड यी ने डिटेल में समझाया तो जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, यह सोचकर कि वह समझ नहीं पाया। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी छा गई। सीई, अगर तुम यह नहीं समझते, यी लाओ ने नाराज होकर कहा। सरसों के बीज नक्सुमी, एक फूल की एक दुनिया होती है। क्यूई डैन नीम है, असली नसें मटीरियल हैं और यह क्यूई स्प्रिंग और स्पेस बनाए गए हैं। जियाओ यी ने गहरी आवाज में कहा। असल में ऐसा नहीं है कि वह समझ नहीं पाया, बल्कि वह लाइट के पर्दे पर हुए बदलावों से पूरी तरह हैरान और अट्रैक्टेड था। उसे अचानक समझ में आया कि गुफा का गहरा दायरा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में सबसे जरूरी पड़ाव क्यों था। मुझे और समझ में आया कि गुफा के गहरे दायरे को तोड़ने के बाद जमीन हिला देने वाले बदलाव क्यों होंगे। यहां तक कि उसे थोड़ा बहुत समझ में आया कि उन मशहूर मार्शल आर्ट के सबसे मजबूत लोगों में पहाड़ों और समुद्रों को तोड़ने, खालीपन को तोड़ने और दुनिया घूमने की ताकत क्यों होगी। आज यी लाओ की टीचिंग ने उसके लिए एक नई दुनिया और एक नया दरवाजा खोल दिया था। उसे समझ आने लगा कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान नहीं था। इस समय यी लाओ जियाओ यी की बातें सुनकर हैरान रह गया और फिर बहुत खुश होकर मुस्कुराया। सरसों के दाने नक्सुमी, एक फूल की एक दुनिया होती है। क्यूई कोर नींब है, असली नसें मटीरियल हैं। हाँ, तुम्हारी समझ ज्यादा अच्छी है। एक छोटा सा कंकड़, एक छोटा सा फूल पूरी दुनिया को समेट सकता है। मार्शल आर्टिस्ट में डेंटियन और असली नसों की तो बात ही छोड़ो। यह कहने के बाद एल्डर यी ने आगे कहा, क्यूई स्प्रिंग भविष्य में असली क्यूई को स्टोर करने की जगह बन जाएगा। चैप्टर 127, गुफा का एंट्रेंस, अनोखा एंट्रेंस। बड़े लाइट के पर्दे पर गोली तोड़ने, नसों को पिघलाने और क्यूई स्प्रिंग को गाढ़ा करने के 3 स्टेप एक ही बार में पूरे हो गए। क्यूई डैन और झेनमाई क्यूक्वान स्पेस में पिघल गए। फिर प्रोजेक्शन को फिर से उसकी असली हालत में लाया गया। इन 3 स्टेप्स को फिर से दोहराया गया। 1 घंटे बाद प्रोजेक्शन पर तीनों स्टेप्स दर्जनों बार दोहराए गए। शियाओ यी हर मिनट और हर सेकंड ध्यान से देख रहा था, जरा भी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था ताकि सभी स्टेप्स याद कर सके और साफ साफ समझ सके। इस तरह जब सच में कोई कामयाबी हासिल करने की तुम्हारी बारी आएगी तो तुम 100% श्योर होगे। उसकी आंखों ने लाइट के पर्दे से हटकर आधे सेकंड के लिए भी ध्यान से घूरने की हिम्मत नहीं की। ध्यान न दे पाने की वजह से साइड में खड़ा यी लाओ हल्का सा मुस्कुराया। बदबूदार लड़के बूढ़े आदमी ने कहा कि वह तुम्हें टिप्स दे सकता है, लेकिन तुम नहीं आओगे। बूढ़ा आदमी तुम्हें डोंगकसुआन ब्रेकथ्रू रिकॉर्ड के बदले नहीं देगा, इसलिए तुम्हें बाहर जाकर खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह पागलपन और घमंड है। 1 घंटे बाद बॉस यी ने हाथ हिलाया और बड़ा लाइट पर्दा सिकुड़कर अपने असली आकार में आ गया। जियाओ यी एक पल के लिए हैरान रह गया। जाहिर तौर पर अभी भी समझ से बाहर था, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और ओल्ड यी को झुककर प्रणाम किया। जी यी की सलाह, जियाओ यी ने शुक्रगुजारी से कहा। मिस्टर यी के हाथ से निकला लाइट पर्दा प्रोजेक्शन उसके लिए बहुत मददगार था। डिटेल में समझाने से उसे बहुत जानकारी भी मिली। अगर आप अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए बाहर जाने के लिए सिर्फ खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। ओल्ड यी ने हाथ हिलाया और कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 1 दिन दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है। मुझे धन्यवाद देने का समय नहीं है। डिंग, यी लाओ चिल्लाया और लाइट स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड स्क्रीन तुरंत फ्रीज हो गई। गैस स्प्रिंग स्पेस में जहां यह दिखाई देता है उसे फ्रीज कर दो। आगे मैं तुम्हें क्यूई स्प्रिंग और गुफा के गहरे दायरे में खेती करने के बीच के गैप के बारे में समझाऊंगा। अगर तुम नहीं समझे तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। जैसे ही ओल्ड यी की आवाज गिरी, आसपास के पेड़ एक पल के लिए कांप उठे और फिर अनगिनत हरी पत्तियां उड़कर आईं और आखिर में 2 हरी पत्तियों वाले फ्यूटन में मिल गईं। अजीब और अद्भुत तरीका। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ।
अगर यह प्लांट मार्शल स्पिरिट का योद्धा है तो इन पत्तियों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। लेकिन ये लाओ ने साफ तौर पर मार्शल आर्ट पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने शरीर में असली एनर्जी पर भरोसा किया। दूसरे शब्दों में यह एक तरीका है। बैठो, ओल्ड यी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ये तरीके गुफा के गहरे दायरे से निकलने के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जगह को सीमित करो और हर चीज को मैनिपुलेट करो। बेशक, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। दोनों फ्यूटन पर बैठ गए। ठीक है, चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। पहले इस क्यूआई फाउंटेन के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 फीट है, और इसमें जो असली एनर्जी है वह साफ तौर पर क्यूआई कोर और जेनमाई में पहले से स्टोर की गई एनर्जी से कहीं ज्यादा है। यह 100 गुना से भी ज्यादा है। जियाओ यी ने हैरानी से कहा, मुझे लगता है कि जब तुम गुफा के गहरे दायरे में पहुंचते हो तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट के दायरे से बाहर हो जाते हो। बुरा नहीं, एल्डर यी ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि गुफा के गहरे दायरे के योद्धा आसमान में उड़ने और धरती से भागने के लिए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? सभी तरह के अद्भुत तरीके कहां से आते हैं? जाहिर है, यह शरीर में मौजूद बहुत ज्यादा क्यूआई पर निर्भर करता है। इसके अलावा गुफा के गहरे दायरे के बाद आपको साधु कहा जा सकता है। आम लोगों और यहां तक कि छोटे लेवल के योद्धाओं की नजर में भी डोंगक्सुआन दायरा एक भगवान जैसा है, सबसे ताकतवर। बेशक, साधु भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। इस दुनिया में सभी नियम और सभी रास्ते मार्शल आर्ट से बने हैं। जो लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे उनका दायरा कोई भी हो या ताकत कुछ भी हो, उन्हें मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। बस बात यह है कि गुफा का गहरा दायरा बहुत मजबूत है। यह अपने असली दायरे से कहीं आगे निकल जाता है और दायरे के दूसरे लेवल तक पहुंच जाता है, इसलिए इसे साधु के तौर पर इज्जत दी जाती है। एल्डर यी ने गहरी आवाज में कहा, डोंग गहरा दायरा, इसे कहने का एक सबसे सही तरीका है रास्ते में आना, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इसे समझते हो या नहीं। इसे समझाना भी मुश्किल है। तुम्हारी अपनी समझ। ताओ में जाओ। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। वह खुद से बुदबुदाया, आम चीजों से हटकर ताओ में जाओ। एल्डर यी ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी समझ ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी समझ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। एल्डर यी ने अचानक कहा, ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। गुफा का गहरा दायरा कितना मजबूत है, तुम्हें इसे खुद महसूस करने से पहले अभी भी सच में इसे तोड़ने का इंतजार करना होगा। अब और कुछ कहना बेकार है। अंतर पर वापस आते हैं। गैस स्प्रिंग्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10 फीट हैं, जो सबसे कम स्टैंडर्ड हैं। सबसे कम? जियाओ ही हैरान रह गया। हाँ, यी लाओ ने कहा, गुफा के गहरे दायरे में आम मार्शल आर्टिस्ट के गैस स्प्रिंग में 10 मीटर होते हैं, और औसत जीनियस 50 मीटर तक पहुंच सकता है। ज्यादा शक्तिशाली जीनियस 80 मीटर तक पहुंच सकता है। अगर यह स्वर्ग को बांटने वाले स्व का मेरा बाहरी शिष्य होता, तीसरे सेक्ट में सबसे बुरा 100 मीटर तक पहुंच सकता था। अब बाहरी स्कूल में सबसे मजबूत शिष्य ठीक 150 मीटर का है, और अंदर का शिष्य सबसे बुरा 200 मीटर तक पहुंच सकता है, और अब सबसे मजबूत 300 मीटर तक पहुंच सकता है। क्यूई स्प्रिंग का साइज खुद पर निर्भर करता है। क्यूई कोर की ताकत, असली नसों की ताकत और मार्शल सोल की रैंक। मैंने अभी कहा कि क्यूई डैन की असली नसें जितनी मजबूत होंगी, उन्हें पिघलाने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। स्वाभाविक रूप से क्यूआई स्प्रिंग्स जितने ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। यी लाओ के कहने के बाद जियाओ यी का चेहरा पूरी तरह से हैरान रह गया। 300 फीट, यह कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है। अगर शरीर में इतनी ज्यादा जेन की जमा है, अगर उसे बाहर निकाला जाए तो लड़ने की ताकत कितनी डरावनी होनी चाहिए। यह हैरान करने वाला है। ओल्ड यी मुस्कुराया और बोला, यह जीनियस और औसत दर्जे के बीच का फर्क है, और यह ताकत का भी फर्क है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह डरावना है? यी लाओ ने पूछा। क्या यह अभी भी डरावना है? जियाओ यी ने हैरानी से कहा। बेवकूफ, ओल्ड यी ने मुस्कुराते हुए डांटा, नंबरों से मत डरो। हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के मेरे सबसे अच्छे शिष्य को ही लीजिए, जो 300 मीटर दूर है, जबकि आम जीनियस 50 मीटर दूर है, लेकिन 6 गुना ज्यादा दूर है। क्या आपको लगता है कि हमारा सबसे अच्छा शिष्य उसी दायरे में बाहर के 6 आम जीनियस को नहीं हरा सकता? ओह, यह। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। लाओ यी, तुम सच को तोड़मरोड़ रहे हो। जाहिर है, इसे एक आसान एल्गोरिदम से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मार्शल आर्टिस्ट में जेन की कई गुना ज्यादा है, लेकिन ताकत बहुत बेहतर हो गई है। बूढ़े यी मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे पूछता हूँ, योद्धा का छोटा शरीर एक ही समय में 300 झांग की क्यूई झेल सकता है? जियाओ यी ने अचानक कहा, मैं समझ गया। हालांकि गैस स्प्रिंग का साइज लड़ाई की ताकत पर असर डालता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं है। असली मतलब लड़ाई के समय में है। 300 फीट की असली एनर्जी एक गुफा के अंदर के योद्धा के लिए लंबे समय तक लड़ने के लिए काफी है, बिना असली एनर्जी खत्म हुए और लड़ाई की ताकत खोए। हाँ, बूढ़े यी ने खुशी से हंसते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यी की समझ इतनी ज्यादा होगी कि वह एक समय पर इसे समझ पाएगा। एक टीचर के लिए एक स्मार्ट स्टूडेंट बहुत चिंता का विषय होता है। यह कहा जाता है, जब आप सच में गुफा के अंदर के दायरे को तोड़ेंगे तो आपको बदलाव महसूस होगा। बूढ़े यी ने कहा। मैंने अभी जिन कई अंतरों और अफवाहों का जिक्र किया है, उनके अलावा एक तरह का बेमिसाल जीनियस भी है, जिसका क्यू स्प्रिंग 500 झांग तक पहुंच जाता है। बेशक, मैंने इसे कभी नहीं देखा है। ठीक है, बूढ़े यी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें क्यूक्वान के बीच का अंतर बताया, और फिर साधनों का सवाल है। अगली बात जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वह सबसे जरूरी चीज है, छोटी दुनिया। तुम्हें यह जानना होगा कि किकवान छोटी सी दुनिया का बस एक हिस्सा है। छोटी सी दुनिया तुमसे बनी है, और तुम इस छोटी सी दुनिया के मालिक हो। तुम छोटी सी दुनिया में सबसे ताकतवर हो सकते हो। यह एक काबिलियत है। जब तुम नॉर्मल दुनिया में बदल जाते हो तो इस काबिलियत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कहकर यी लाओ रुक गया, क्योंकि जियाओ यी सोच रहा था। काफी देर बाद जियाओ यी को होश आया और उसका चेहरा दुख से भर गया था।
छोटी सी दुनिया में मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि आसमान और धरती की आभा को भी इकट्ठा कर सकता हूँ और सब कुछ कैद कर सकता हूँ। बाहर की दुनिया में मैं स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा को भी मोबिलाइज कर सकता हूँ। यह डोंगक्सुआन रेन के योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा को कंट्रोल करने और दुश्मन को कैद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये लाओ ने कहा, आपकी छोटी दुनिया की ताकत के आधार पर आपकी क्षमता जितनी मजबूत होगी, आप बाहर की नॉर्मल दुनिया में उतने ही सर्वशक्तिमान होंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ, छोटी दुनिया की ताकत सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के अपने कल्टीवेशन लेवल से जुड़ी होती है। कल्टीवेशन लेवल जितना ज्यादा होगा, छोटी दुनिया उतनी ही मजबूत होगी। जब आप पोजुआन रेन में पहुंचते हैं, तो आप अपनी छोटी सी दुनिया में हवा से भी चीजें बना सकते हैं। बेशक बिना समझदारी और ज्ञान के वह एक मरी हुई चीज है। उदाहरण के लिए आपकी 3 फायर पपेट बॉल्स, वे 3 हाफ स्टेप के प्रोफाउंड फायर पपेट्स। उन्हें ब्रोकन प्रोफाउंड रियल्म के अल्केमिस्ट ने अचानक बनाया था और फिर पपेट बॉल में कैद कर दिया था। मैं समझ गया, जियाओ यी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने वह सब कह दिया जो कहना था। अब बस आखिरी बात बाकी है, और वह है डोंग प्रोफाउंड रियल्म की कल्टीवेशन प्रॉब्लम। डोंगजुआन रेन के बाद कल्टीवेशन ऑरा को एब्जॉर्ब करना और उसे जेनकी में बदलना है, जब तक कि आप अपना क्यूई स्प्रिंग न भर लें। अगर क्यूई स्प्रिंग 10% से भरा है, तो आप गुफा के पहले लेवल पर होंगे, प्रोफाउंड रियल्म को तोड़ने के लिए तैयार। साथ ही आपकी कल्टीवेशन प्रोसेस के दौरान आपकी छोटी दुनिया बढ़ती रहेगी। कल्टीवेशन का लेवल जितना ऊंचा होगा, छोटी दुनिया उतनी ही बड़ी होगी और आपकी काबिलियत उतनी ही मजबूत होगी। एल्डर यी ने कहा। जियाओ यी ने सोचा, कल्टीवेशन बेस के साथ छोटी दुनिया और बड़ी हो जाएगी, क्यूई फाउंटेन का क्या? एल्डर यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, क्यूई फाउंटेन तुम्हारी नींव है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम उतने ही बड़े हो जाते हो जितने तुम हो। यह एक पक्का नंबर है, अनलिमिटेड संभावनाओं वाली एक छोटी सी दुनिया ही है। क्यूकवान हमेशा उस साइज का रहेगा और हमेशा छोटी दुनिया के सेंटर में रहेगा। छोटी दुनिया धीरे धीरे खेती के बेस के हिसाब से फैलती है। अनजाने में यी लाओ ने जियाओ यी को जो समय सिखाया था, वह बहुत पहले बीत चुका था। जियाओ यी वह सब समझ गया जो जियाओ यी को समझना चाहिए था। इस समय एल्डर यी फ्यूटन से उठे और कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें इतना कुछ बता दिया है, मुझे लगता है कि तुम हैरान हो। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, थोड़ा हैरान है, लेकिन यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से स्ट्रोक से यह आसान हो जाएगा और पूरी तरह से मान लिया जाएगा। हाँ, एल्डर यी ने सिर हिलाया और आगे कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताऊंगा और तुम समझ जाओगे। अफवाह है कि मार्शल आर्ट्स का अंत युद्ध की गंदगी में होता है। वाल्किरी स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से ऊपर है और दुनिया को कंट्रोल करता है। इसका कारण यह है कि वाल्किरी की छोटी सी दुनिया असली दुनिया जितनी ही बड़ी है। इसलिए वाल्किरी सर्वशक्तिमान है, यहां तक कि असली जीव भी बना सकता है। संक्षेप में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वाल्किरी नहीं कर सकता। अगर मैं यह कहूं तो क्या अब तुम समझ गए? यी लाओ ने तबाही का पीछा किया। बड़ा और खुशमिजाज जियाओ यी मुस्कुराया। इसके साथ ही जियाओ यी खड़ा हुआ, झुका और कहा, जी यी लाओ ने सिखाया, बच्चा आभारी है। बूढ़े यी ने हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, अभी तो सिर्फ आधा दिन है, अभी भी आधा दिन बाकी है। ओह, जियाओ यी हैरान लग रहा था। बेवकूफ ओल्ड टाई यी ने श्राप दिया, तुम्हारी फायर बीस्ट स्पिरिट सबसे निचले लेवल की और सबसे बेकार चीज है। तुम कब इतनी स्वर्ग और पृथ्वी की आभा सोख पाओगे कि गोली टूट जाए और नसें पिघल जाएं? और तुम्हारी हालत को देखते हुए, भले ही भविष्य में क्यूई फाउंटेन और छोटी दुनिया छोटी हो जाए, यह ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन अपनी फायर कंट्रोलिंग बीस्ट कल्टीवेशन स्पीड से तुम अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी डोंगक्सुआन की पहली लेयर तक नहीं पहुंचना चाहोगे। क्यूई फाउंटेन को भरना तो दूर की बात है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दवा को रिफाइन करना। मैं तुम्हें बाकी आधे दिन में दवा को रिफाइन करना सिखाऊंगा। यह कहकर ओल्ड यी ने शियाओ यी को देखा और कहा, मैं यह साफ कर सकता हूँ, लड़के, तुम सिर्फ यह जानते हो कि मैं अभी बहुत अच्छा हूँ और पछताने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा था, बस एक दिन के लिए तुम्हें इशारा कर देता हूँ। यह तुम पर है कि तुम कितनी चीजें सीख सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट तक भी नहीं पहुंच सकते, तो आप सिर्फ खुद को दोष दे सकते हैं कि आपने मुझसे सलाह लेने का मौका नहीं गवाया। चैप्टर 128, 5000 तलवार की नोकें। दवा को रिफाइन करना। जियाओ यी हैरान रह गया। वरना की लाओबाई ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम गोली भी नहीं तोड़ सकते और नसों को पिघला भी नहीं सकते। स्पीड बढ़ाने के लिए अमृत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आग वाले जानवर की मार्शल स्पिरिट को कंट्रोल करके। इस समय यी लाओ ने उसका चेहरा हैरान देखा, यह सोचकर कि उसके शब्द थोड़े सख्त थे, जिससे उसके घमंड और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वह धीमा हुआ और बोला, हालांकि तुम्हारी मार्शल आर्ट की काबिलियत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारी समझ बहुत मजबूत है और आग को कंट्रोल करने वाला जानवर एक मार्शल सोल है जो आग को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर तुम फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। इसे लिख लो और कुछ फार्माकोपिया किताबों के बदले अंदर के खजाने में जाओ। एल्डर यी ने फार्माकोपिया किताबों के नाम बताते हुए कहा, पहले असेसमेंट में तुम्हें जो पॉइंट्स मिले हैं, वे इन रिफाइनिंग मैनुअल को रिडीम करने के लिए काफी हैं। और हाँ, अब बाहरी खजाने वाले घर में मत जाना, वहां की चीजें तुम्हारे लिए बहुत मददगार नहीं हैं। इस समय जियाओ यी हिला नहीं, वह इसी बारे में सोच रहा था। यह देखकर एल्डर यी ने फिर कहा, तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो। ओह हाँ, अपने बाहरी शिष्य की पहचान की चिंता मत करो, यह मेरा टोकन है, तुम खजाने के बदले अंदर के दरवाजे वाले खजाने वाले घर में जा सकते हो। यह कहकर ओल्ड यी ने जियाओ यी को एक टोकन दिया। जियाओ यी ने कोई जवाब नहीं दिया और शर्मिंदा होकर कहा, ठीक है यी लाओ, मुझे वे सभी फार्माकोपिया पता हैं जिनके बारे में तुमने अभी बताया है, इसलिए मुझे इसे बदलने की जरूरत नहीं है। जियाओ यी की अभी की दवा रिफाइनिंग स्किल्स के आधार पर सिर्फ क्लासिक्स के नाम सुनकर ही शायद इन क्लासिक्स की हद का पता लगाया जा सकता है।
सबसे ऊंचा ज्ञान किसी चौथी क्लास के अल्केमिस्ट के ज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी वह इसलिए नहीं हिला क्योंकि वह सोच रहा था कि यी लाओ को बताए कि वह दवा बनाएगा या नहीं। इसके बारे में सोचने के बाद उसने बार बार सोचा और उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने अभी बात की। तुम्हें पता है कैसे कोल्ड ही हैरान रह गया। यार क्या तुम खुद फार्मासिस्ट हो? हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। किस तरह का प्रोडक्ट? 3 प्रोडक्ट। तीसरी रैंक की लाओ ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी ऊंचे लेवल की गोली को रिफाइन किया है? जियाओ यी बस बोलना चाहता था, लेकिन ओल्ड यी ने बीच में ही टोक दिया, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, सच बोलना सबसे अच्छा है, यह तुम्हारी बात की साधना से जुड़ा है, नहीं तो मेरे पास सिखाने के लिए आधा दिन है और मैं गलतियां कर सकता हूँ। जियाओ यी ने माथा सिकोड़ा, यह सोचकर कि वह दिन के पहले हिस्से में बूढ़ा होने के जरिए कम समय में इतनी सारी चीजें सीख सकता है, इसलिए उसने बकवास करने की हिम्मत नहीं की। चौथे रैंक के डोंगजुआन डैन को रिफाइन किया। जियाओ यी ने यह नहीं कहा कि उसने जुएपो डैन को रिफाइन किया है। यह चौथे रैंक की सबसे अच्छी गोली थी। अगर उसने ऐसा कहा होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। डोंगजुआन गोली चौथे ग्रेड की बेसिक गोली है। दोनों चौथे ग्रेड के हैं, इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने डोंगजुआन गोली को भी रिफाइन किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़े ही का चेहरा अचानक संतुष्टि और अजीब सी खुशी से भर गया। यह चौथे रैंक की बेसिक गोली है, यानी तुम लगभग चौथे रैंक के अल्केमिस्ट हो। टस्क टस्क लगभग चौथी रैंक का फार्मासिस्ट, अगर उसे अंदर के मेडिसिन हॉल में भी रखा जाए तो भी वह ज्यादातर चेलों को कुचलने के लिए काफी है। ओल्ड ही ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरे अंदर के मेडिसिन हॉल में सिर्फ 3 चौथी रैंक के एल्केमिस्ट थे और वे मेडिसिन हॉल के बड़ों के सीधे चेले थे। और वहां सिर्फ कुछ ही लगभग चौथी क्लास के एल्केमिस्ट हैं। तुमने एल्केमी टेक्निक किससे सीखी और इसे सीखने में कितना समय लगा? यी लाओ ने अचानक और गंभीरता से पूछा। जियाओ यी ने कहा, परिवार में तीसरे दर्जे का फार्मासिस्ट होने पर वह हमारे परिवार का सबसे ताकतवर फार्मासिस्ट है। खैर, मैंने कुछ महीने पढ़ाई की है। कुछ महीने। ओल्ड ही की आंखें चौड़ी हो गईं। जियाओ यी के साथ अपने कॉन्टैक्ट से उसे यकीन हो गया था कि जियाओ यी बहुत घमंडी इंसान है और ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। मैं समझता हूँ तुम आग के जानवर की आत्मा को क्यों कंट्रोल कर रहे हो? ओल्ड ही ने अपना सिर हिलाया। हाँ, जियाओ यी हैरान रह गया, क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल सोल अभी भी इन फैक्टर्स से जुड़ा हो? क्लिंकर यी लाओ की अगली बात से जियाओ यी को गुस्सा नहीं आया। मैंने देखा कि यी लाओ ने दिखावटी अंदाज में कहा, तुमने मार्शल आर्ट्स टैलेंट, ताकत और समझ के तीनों असेसमेंट में अच्छा किया है। तीनों असेसमेंट पहले हैं, जिससे पता चलता है कि तुम कितने शानदार हो। अब दवा को रिफाइन करने में इतना जीनियस। अगर तुम्हारे पास अभी भी एक ताकतवर मार्शल स्पिरिट है तो तुम एक मॉन्स्टर बन जाओगे। भगवान, यह सही है, तुम्हें कुछ भी सस्ता देना नामुमकिन है। यह। जियाओ यी चुप हो गया। इस समय एल्डर यी ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार में सबसे मजबूत फार्मासिस्ट तीसरी क्लास से ज्यादा नहीं है। यह बस एक छोटा सा परिवार लगता है। हालांकि यह भी अच्छी बात है कि तुम्हारे परिवार के बड़ों ने तुम्हें बस कुछ ही महीने पढ़ाया है और वे अपने बच्चों को गुमराह करने की हद तक नहीं हैं। इसके अलावा आपकी उम्र में भले ही आप इसे अंदर के मेडिसिन हॉल में रखें, यह सबसे छोटा है सेंट। मेडिसिन को रिफाइन करने में आपकी कामयाबी की कोई लिमिट नहीं है। यी को भी इनाम मिला है। जियाओ यी ने सिर झुकाया। एल्डर यी ने हाथ हिलाया और कहा, क्योंकि तुम क्वासी 4th ग्रेड एल्केमिस्ट हो, इसलिए इसे संभालना आसान होगा। इस आधे दिन में मैं तुम्हें मेडिसिन को रिफाइन करने की जानकारी दूंगा। मेडिसिन को रिफाइन करने में तुम्हारे टैलेंट की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। भविष्य में तुम अब भी मेरे पास आ सकते हो और मैं तुम्हें टिप्स दूंगा। फिर से, तुम्हारा और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम प्यार से नहीं आ सकते। आज का गाइडेंस वह कंपेंसेशन है जो मैंने तुम्हें तलवार की तरफ से भेजा है। भविष्य का गाइडेंस मेरी पर्सनल पसंद है, तुम आओ या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुफा के गहरे दायरे को तोड़ने के बाद मैं तुम्हें अंदर के मेडिसिन हॉल में जाने की सलाह दूंगा। तुम्हारा टैलेंट दबना नहीं चाहिए। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट को ऐसे शानदार शिष्य को नहीं खोना चाहिए। एल्डर यी ने बिना कुछ और कहे एक ही सांस में अपनी बात खत्म कर दी और रिफाइनिंग मेडिसिन का ज्ञान आगे बढ़ाया। शियाओ यी ने यह भी पाया कि हालांकि लाओ को स्वॉर्ड सेक्ट के मामलों की परवाह नहीं थी, लेकिन वह स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों की अगली पीढ़ी के बारे में बहुत चिंतित थे। रिफाइनिंग मेडिसिन के ज्ञान पर दोनों ने सवाल पूछे और बड़ी दिलचस्पी से उनके जवाब दिए। जितनी ज्यादा दिलचस्पी का समय होगा उतनी ही तेजी से यह बीत जाएगा। आधा दिन बस पलक झपकते ही। जैसे ही रात हुई और आसमान उदास हो गया, ओल्ड ही ने निर्देश देने के लिए रुक गए। तीसरे स्टेज में रिफाइनिंग मेडिसिन का ज्ञान आपको बहुत जाना पहचाना है और इसे परफेक्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन जब आप चौथे स्टेज में रिफाइनिंग मेडिसिन के ज्ञान तक पहुंचते हैं तो आप सिर्फ फर्क को जानते हैं। इससे साबित होता है कि आप एक अद्भुत तीसरे दर्जे के अल्केमिस्ट हैं, लेकिन तुम चौथे नंबर पर नहीं हो। बूढ़े यी ने कुछ शब्द डांटे। शियाओ यी ने अपने होंठ सिकोड़े। उसने उस समय के बड़े बुजुर्ग के दिए दवा को बेहतर बनाने के अनुभव को समझ लिया था और जाहिर है कि तीसरे नंबर पर दवा को बेहतर बनाने का उसका ज्ञान बहुत अच्छा था। यहां तक कि एकदम सही। लेकिन चौथे स्टेज पर उसने सिर्फ जुएपो डैन को बेहतर बनाया था और उसने उस गोली के नुस्खे से बस थोड़ा सा ज्ञान सीखा था। जाहिर है कि चौथे स्टेज पर वह बहुत गरीब था। फुस। बुजुर्ग ही बिना नमस्ते कहे चले गए। शियाओ यी ने चुपके से उसके अजीब स्वभाव की बुराई की, फिर सिर हिलाया, फिर से पालथी मारकर बैठ गया और अपनी रोज की प्रैक्टिस शुरू कर दी। कल्टीवेशन में उसने हमेशा कड़ी मेहनत की है। अगले दिन सुबह सुबह आसमान साफ था और शियाओ यी अपनी प्रैक्टिस से उठा और तरोताजा महसूस कर रहा था। जब एक मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन की हालत में होता है तो सोने से ज्यादा शारीरिक ताकत और अनुभव को फिर से पाना आसान होता है। अगले ही सेकंड वह बिना किसी के बाहरी खजाने वाले घर में चला गया। झिझकते हुए दवा को बेहतर बनाने के ज्ञान पर सलाह के लिए यी लाओ को ढूंढ रहा था।
कल यी लाओ की सलाह, हालांकि यह सिर्फ एक आसान कोशिश थी, उसके लिए बहुत मददगार थी। इसलिए यह एहसान 100% बनता है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बनता रहे। अब उसके मार्शल आर्ट के ज्ञान को बताने की जरूरत नहीं है, उसे बस गुफा के गहरे दायरे से बाहर निकलना है। और इस प्रोसेस में गोली को तोड़ने और नसों को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, जो कुछ समय के लिए नामुमकिन है। आप पहले सिर्फ अपने दवा को बेहतर बनाने के लेवल को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आप अपने लिए और ज्यादा हाई लेवल की गोलियां बेहतर कर सकें और बाद में गुफा के गहरे दायरे में अपनी सफलता के लिए तैयार हो सकें। बाहरी खजाने के घर में यी लाओ हमेशा की तरह टेबल पर पढ़ रहा है। यार यह रहा, बूढ़ा यी हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। मैं सुबह फ्री नहीं हूं, दोपहर में वापस आऊंगा, यी लाओ ने जियाओ यी को बिना बताए भगा दिया। झिझक? जाहिर है वह जियाओ यी पर बदला ले रहा है। दोपहर में जियाओ यी फिर आया, उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और उसने जियाओ यी को कल की तरह ही गंभीरता से जवाब दिया। दिन 2, दिन 3। जियाओ यी लगभग हर दिन यी लाओ को ढूंढने के लिए बाहरी खजाने वाले घर जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यी लाओ के पास जियाओ यी को गुफा के गहरे दायरे से तेजी से बाहर निकालने का एक तरीका लग रहा था, और इस तरीके के लिए चौथे दर्जे की दवा को बेहतर बनाने में एक खास लेवल की जानकारी की जरूरत थी। जियाओ यी को अपनी दवा को बेहतर बनाने के लेवल को बेहतर बनाने के लिए सलाह मांगते रहना पड़ा। समय बस ऐसे ही और रेगुलर जियो। सुबह यी लाओ को ढूंढने जाओ, शाम को प्रैक्टिस करने के लिए पीछे पहाड़ पर वापस जाओ। 1 महीने बाद जियाओ यी के टैलेंट से दवा को बेहतर बनाने का लेवल अपने आप बढ़ गया है। उसका साधना का बेस भी कुछ हद तक बढ़ गया है। उसे लगता है कि यह नहीं होगा, उसे हाफ स्टेप डोंगक्सुआन तक पहुंचने में काफी समय लगा। सो कॉल्ड हाफ स्टेप डोंगक्सुआन का मतलब है कि शरीर में असली क्यूई इनेट के 9 लेवल से ज्यादा है, फिर भी इसने कोर को तोड़ने और नसों को पिघलाने और क्यूई स्प्रिंग को कंडेंस करने की स्थिति पूरी नहीं की है। आज जियाओ यी फिर से बाहरी खजाने वाले घर में गया। एल्डर यी ने कहा, लड़के, आज सलाह के लिए मुझसे मिलने के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। ऐसा कहते हुए उसने संतुष्टि के साथ जियाओ यी को देखा और कहा, हाँ, 1 महीने पहले तुमने अभी 9 इनेट कल्टिव हासिल किया था, अब तुम गुफा से लगभग आधा कदम दूर हो और मार्शल आर्ट का टैलेंट सच में बहुत बढ़िया है। अब तुम्हें बाहर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अनुभव जियाओ यी हैरान लग रहा था। यी लाओयान ने संक्षेप में कहा, तुम्हें अंदर के दरवाजे के खजाने में एक आइटम रिडीम करना है, लेकिन इस आइटम के लिए 5000 स्वॉर्ड पॉइंट्स चाहिए और तुम इसे कुछ समय के लिए बदल नहीं सकते। स्वॉर्ड सेट में अपने खुद के कई ट्रेनिंग मिशन होते हैं और इसे पूरा करने के बाद तुम स्वॉर्ड पॉइंट्स पा सकते हो। जब तुम काफी स्वॉर्ड पॉइंट्स बचा लो तो वापस आकर मुझे ढूंढो। आगे बढ़ो। मिस्टर यी के कहने के बाद वह फिगर गायब हो गया था। चैप्टर 129 प्रैक्टिस के लिए बाहर जाओ। जब यी लाओ चला गया तो जियाओ यी कुछ देर के लिए हैरान रह गया। 1 महीने तक साथ रहने के बाद जियाओ यी शायद समझ गया होगा कि यी लाओ कैसा है। हालांकि वह एक अजीब बूढ़ा आदमी है, लेकिन वह सच में एक सीनियर है जो अपनी इज्जत का हकदार है। बूढ़े यी ने खुद से उस चीज को बदलने के लिए कहा, उसका अपना कारण था। जियाओ यी को यह भी पता चला कि यी लाओ ने जानबूझकर ऐसा किया था, अपने लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग प्रोसेस बनाया। पहले दिन मार्शल आर्ट के ज्ञान पर गाइडेंस से लेकर इस महीने दवा को बेहतर बनाने के ज्ञान तक, हर कदम खुद के लिए बनाया हुआ लगता है और अब आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए सबसे सही है। यह अब सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, यह एक मास्टर की तरह है जो अपने शिष्यों को स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। भावना से सिर हिलाते हुए जियाओ यी मुड़ा और चला गया। इस महीने उसकी जिंदगी बहुत अच्छी रही। आउटर गेट मिशन ऑफिस में उसका अपना आउटर गेट डीकन यहाँ काम करता है। जियाओ यी ने शायद यहाँ मिशन के इंट्रोडक्शन पर नजर डाली होगी और शायद उसे समझ गया होगा। कई काम हैं, आसान और मुश्किल, मिलने वाले स्वॉर्ड पॉइंट्स की संख्या अलग अलग होती है। आसान जैसे कि स्वॉर्ड सेट को महल साफ करने में मदद करना, पीछे के पहाड़ की सीढ़ियां साफ करना, पेड़ लगाना, घास फूस साफ करना वगैरह। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड पॉइंट सिर्फ 5 से 10 पॉइंट्स का होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सफाई और पौधे लगाते समय आपको जेन की और वुहन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए अपने हाथों पर निर्भर रहना होगा। यह काफी टाइम लेने वाला लग रहा था और बाहरी गेट पर सभी महलों की सफाई जेन की और मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किए बिना की गई और इसमें 1 हफ्ता कम लगा। जियाओ यी समझ गया कि इन कामों से शिष्य का कैरेक्टर और सब्र बेहतर होता है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के स्वॉर्ड पॉइंट्स एक तरह के मोटिवेशनल तरीके हैं, काम शिष्यों को ट्रेनिंग देने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मुश्किल काम है विदेश जाकर प्रैक्टिस करना। कई तरह के एक्सपीरियंस टास्क भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनमें से ज्यादातर कुछ तय मॉन्स्टर्स को मारना होता है। इसका मकसद शिष्यों की साधना की ताकत को टेस्ट करना है। जिस मॉन्स्टर का सिर कटा है वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है और दूसरों या परिवार की ताकतों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये टास्क खतरनाक और ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन तलवार के पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। आमतौर पर 20 से 40 के बीच। यह सिर कटे मॉन्स्टर की ताकत पर निर्भर करता है। मैं ये 20 टास्क लूंगा। जियाओ यी बाहरी दरवाजे के डीकन के पास आया, टास्क लिस्ट की ओर इशारा किया और प्यार से कहा। डीकन ने कुछ देर टास्क लिस्ट पर नजर डाली और सिर हिलाया। ये 20 टास्क तीसरे लेवल के पीक मॉन्स्टर्स को मारने के हैं, हर एक में 30 तलवार के पॉइंट हैं। बस इसे रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद डीकन ने एक आइस क्रिस्टल बॉल निकाली और कहा, यह एक आइस क्रिस्टल बॉल है। जब आप मॉन्स्टर बीस्ट को मारें तो इसका इस्तेमाल करना याद रखें। आइस क्रिस्टल बॉल एक हाई ग्रेड एल्केमिस्ट का प्रोडक्ट है। यह आइस क्रिस्टल और कई कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना है। बैटल स्क्रीन को इम्प्रिंट कर सकता है और दोनों तरफ की सिचुएशन को रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे कि दोनों पार्टियों का कल्टीवेशन बेस, क्या वे गंभीर रूप से घायल हैं वगैरह। इससे शिष्यों को काम करते समय खुद पर निर्भर रहना पड़ता है और मदद के लिए दूसरे लोग नहीं मिल पाते।
बेशक आइस क्रिस्टल भी लिमिटेड होते हैं, जो रिफाइनर पर निर्भर करता है। अगर बैटल के दौरान बना ऑरा आइस क्रिस्टल बॉल की लिमिट से ज्यादा है तो यह फेल हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर जियाओ यी या मॉन्स्टर बीस्ट की ताकत आइस क्रिस्टल बॉल के रिफाइनर से ज्यादा है तो यह फेल हो जाएगा। इस आइस क्रिस्टल बॉल के लेवल को देखते हुए इसे सिर्फ एक आम चौथे रैंक के अल्केमिस्ट से ही रिफाइन किया जा सकता है और इसका असर सिर्फ डोंगजुआन के तीसरे लेवल जितना ही है। जियाओ यी ने आइस क्रिस्टल बॉल ली, फिर मुड़कर चला गया। ये 20 टास्क पूरे होने पर कुल 600 स्वॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। वैसे असेसमेंट के दूसरे राउंड में टॉप 10 को इनाम दिया जाता है, लेकिन वे फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। असल में असेसमेंट के दौरान जियाओ यी ने सुना कि यह असेसमेंट के दूसरे राउंड में टॉप 10 था और वह सीधे अंदर के दरवाजे वाले ट्रेजर हाउस में जाकर आइटम एक्सचेंज कर सकता था। बाद में यी लाओ का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं था बल्कि स्वॉर्ड पॉइंट्स का इनाम था और फिर मैंने इसे खुद चुना। अगर आप आना भी चाहें तो अंदर के ट्रेजर हाउस में खजाने बाहर के ट्रेजर हाउस से कहीं ज्यादा हैं, उन्हें यूं ही कैसे गिफ्ट किया जा सकता है। टॉप 10 पहले वाले को 2000 स्वॉर्ड पॉइंट्स, दूसरे से 10 वाले को 1000 स्वॉर्ड पॉइंट्स। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की लगातार स्थिति के अनुसार असेसमेंट के दूसरे राउंड में टॉप 10 लोग आमतौर पर असेसमेंट के तीसरे राउंड को पास करके अंदर के दरवाजे में जा सकते हैं। इसलिए असेसमेंट के दूसरे राउंड के बाद वे सीधे अंदर के दरवाजे के खजाने में नहीं गए, बल्कि पहले तीसरा असेसमेंट पास किया और फिर अंदर के दरवाजे में घुसने के बाद अंदर के दरवाजे के खजाने में गए। ये 10 लोग असेसमेंट के पहले राउंड में मिले तलवार के पॉइंट्स गिनते हैं। एंड असेसमेंट के 2 राउंड मिलाकर अंदर के खजाने में बेहतरीन आइटम के बदले में उनकी साधना में मदद करने या उनकी ताकत बढ़ाने के लिए काफी हैं। यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की ओर से नए शुरुआती शिष्य के लिए एक तोहफा है और यह एक छिपी हुई मदद भी है। असल में यह सच है। इस साल के पहले 2 असेसमेंट में टॉप 10 लोग सभी अंदर के दरवाजे से अंदर आ गए। जियाओ यी को छोड़कर गुचांगकोंग अपनी रुकावट के कारण अंदर नहीं आ सका, इसलिए वह अंदर के खजाने में कुछ के बदले में कुछ पाने में नाकाम रहा। असेसमेंट के इन 2 राउंड के बाद उसने 4500 से ज्यादा स्वॉर्ड पॉइंट जमा कर लिए हैं। इन 20 टास्क को जोड़े तो काफी हैं और ये 20 टास्क उसकी ताकत से 1 महीने के अंदर पूरे किए जा सकते हैं और स्वॉर्ड फैक्शन में वापस आ सकते हैं। एल्डर यी को भी इस स्थिति के बारे में पता था। वह जानता था कि जियाओ यी के पास उस चीज को बदलने के लिए सिर्फ कुछ 100 तलवार के पॉइंट्स थे ताकि जियाओ यी टास्क ले सके और वह कुछ महीनों में वापस आ सके। नहीं तो अगर जियाओ यी कुछ 1000 पॉइंट्स दूर है तो भले ही वह टास्क करता रहे, उसे कई सालों तक अच्छा करना होगा। तो फिर गुफा के गहरे दायरे से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना ही बेहतर होगा। टास्क संभालने के बाद जियाओ यी पहाड़ के गेट पर गया। जैसे ही वह पहाड़ के गेट की रखवाली कर रहे बाहरी गेट पर डीकन को रिपोर्ट करने वाला था, अचानक 1 दर्जन लोग उसके सामने रुक गए। लीडर असल में गु चांगफेंग था। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। यार तुम मेरे लिए इसे आसान बना देते हो, गु चांगफेंग ने मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि छिपना काम का है? क्या तुम मेरे हाथ नहीं लगे? छिपना? जियाओ यी ने फिर भी भौहें चढ़ाई। हम अभी भी बहस कर रहा हूँ, गु चांगफेंग ने गर्व से कहा। बाहरी इलाके में जाने के बाद तुम डीकन के ऑफिस में रिपोर्ट नहीं किए, अपने घर में रहना तो दूर की बात है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरे बदले का डर था। शियाओ यी का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह समझ गया। इस महीने मैं बाहरी शिष्य के नॉर्मल घर पर नहीं गया, बल्कि अकेले पीछे वाले पहाड़ पर प्रैक्टिस करने गया। पहाड़ी पर बना स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट बहुत बड़ा है। पीछे वाला पहाड़ भी सुनसान है और जाहिर है किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। गु चांगफेंग को डर था कि वह बहुत समय से अपने लिए बदला लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे वह नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वह छिप रहा है। शियाओ यी, बकवास बंद करो, आज हम तुम्हें चैलेंज करने आए हैं, बस यह बताओ कि तुम्हें इसे लेने की हिम्मत है या नहीं। मेरे बेटे को मत बताना, तुम बेवकूफ हो, गु चांगफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में एक दूसरे से लड़ना मना है, लेकिन वे एक दूसरे को चैलेंज करने और एक दूसरे से सीखने के लिए बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जीतने वाली साइड हारने वाली साइड से 10 स्वॉर्ड पॉइंट भी पा सकती है। हर महीने हर शिष्य को 3 मौके मिलते हैं। जब दूसरों को चैलेंज करते हैं तो दूसरों को स्वीकार करना होता है और वे मना नहीं कर सकते। यह शिष्यों के लिए स्वॉर्ड पॉइंट कमाने का एक और तरीका है। बेशक ज्यादा ताकतवर लोगों के पास ज्यादा स्वॉर्ड पॉइंट होते हैं, कमजोर लोगों के पास कम से कम पॉइंट होते जाते हैं। बाहर के शिष्य हर महीने स्वॉर्ड सेट से 30 स्वॉर्ड पॉइंट पा सकते हैं, ठीक 3 बार। अगर वे सब हार जाते हैं तो वे चले जाएंगे। और इन 3 मौकों के बाद अगर कोई चैलेंज बाकी रहता है तो यह दोनों पार्टियों की मर्जी पर निर्भर करता है और अगर कोई तैयार नहीं है तो कोई भी लड़ाई शुरू नहीं कर सकता। यह नियमों से तय होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने के दर्जन भर लोगों के साथ साथ गु चांगफेंग ने भी इस महीने 3 मौके इस्तेमाल कर लिए थे। नहीं तो मैं अभी अपनी राय नहीं पूछूंगा। अगर तुम मान गए तो लड़ाई कभी भी शुरू हो जाएगी। अगर वे नहीं माने तो वे बस हार मान सकते हैं। शियाओ यी की चुप्पी देखकर गु चांगफेंग ने मजाक उड़ाया। कचरा, मुझे पता है कि तुम इसे मानने की हिम्मत नहीं करते। हम घुटनों के बल बैठो और इस जवान आदमी के कुछ सिर तोड़ो, चले जाओ। इसी समय गु चांगफेंग के बगल में खड़े एक आदमी ने अचानक कहा, मास्टर चांगफेंग, अगर आप अपनी इज्जत बचा लें तो ठीक है। मैंने सुना है कि शियाओ यी एल्डर यी के बहुत करीब है। इस महीने मैं सुबह यी लाओ को ढूंढने के लिए बाहरी खजाने वाले घर गया था, लेकिन रात में मुझे नहीं पता कि कहाँ छिपूं। मुझे डर है कि दोनों के बीच का रिश्ता अजीब है। क्या बकवास है, गु चांगफेंग ने नफरत से कहा। बूढ़ा ही सिर्फ खजाने का रखवाला है। इस बेटे का भाई तलवार हॉल का चीफ है और भविष्य में एल्डर का पद पाएगा। अगर तुम अभी भी बाहरी दरवाजे पर रहना चाहते हो तो इस जवान आदमी से बकवास मत करो। जब मेरा भाई एल्डर बनेगा तो वह सबसे पहले यी लाओ को स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट से बाहर निकालेगा।
गु चांगफेंग के बगल में खड़े दर्जनों लोग बाहरी सेट के जाने माने शिष्य हैं। उन्होंने कई सालों तक बाहरी सेट में साधना की है और वे सभी 9 गुना जन्मजात हैं। लेकिन गु चांगफेंग का एक भाई है और वह भी एक अंदरूनी शिष्य है। जाहिर है ये दर्जनों लोग उसकी इज्जत करते थे, यहां तक कि घोड़े के मुखिया की भी। गु चांगफेंग खुद गैंग बनाने और वह सब कुछ करने में माहिर है जो वह कर सकता है। हम जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा, ये शब्द चलो तुम्हारे आने तक इंतजार करते हैं, भाई सच में बड़ा बन सकता है। मेरा यकीन करो, तुम्हारे भाई के पास यह मौका नहीं है। मेरा यकीन करो, आज तुम्हारा मुंह मैं फाड़ दूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यी का रूप अपनी जगह से गायब हो गया और तुरंत गु चांगफेंग के सामने आ गया। अगर चुनौती देने वाला आगे निकल जाता है तो यह चुनौती स्वीकार करने के बराबर है। तेज रफ्तार गु चांगफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने हैरानी से कहा, चलो मुझे जियाओ यी को खत्म कर दो। चैप्टर 130 एल्डर्स। बूम। गु चांगफेंग के कहने के ठीक बाद जियाओ यी ने उसे मुक्का मारा। शर्मिंदगी में गिरने से पहले दर्जनों मीटर हवा में उछाला। विंड यिन स्वॉर्ड। गु चांगफेंग ने कियानकुन बैग से स्पिरिट वेपन निकालते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया। जैसे ही वह काउंटर अटैक करने वाला था, एक स्टेप के साथ जियाओ यी की कलाई तलवार पकड़े हुए हाथ पर कसकर आ गई। वह हिल नहीं पा रहा था। हालांकि मैं तुम्हारी फेंग यिन स्वॉर्ड से नहीं डरता, लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। एक हाथ से गु चांगफेंग की गर्दन पकड़ ली। गु चांगफेंग दर्द से चीखा। उसकी कलाई पर पैर रखा गया और उसका गला अकड़ गया, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। दूसरा हाथ विरोध करने ही वाला था। एक धमाका हुआ। जियाओ यी ने दरवाजे पर अपना चेहरा पटका और उसे सोने के तारे लगे। धमाका, एक और मुक्का, जिससे उसकी नाक सूज गई और मुंह सूज गया। दूसरी तरफ दर्जनों लोग चौंक गए और तुरंत गोली मार दी। जियाओ यी ने अभी जो एक्शन किए थे वे एक ही बार में पूरे हो गए, इतनी तेजी से कि उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने तब तक कोई रिएक्ट नहीं किया जब तक गु चांगफेंग का मुंह खून से भर नहीं गया। जल्दी करो और यंग मास्टर चांगफेंग को बचाओ। जियाओ यी, तुरंत रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए हमें दोष मत देना। एक दर्जन लोग गुस्से में चिल्लाए और पूरी स्पीड से जियाओ यी की ओर बढ़े। जियाओ यी ने उसे ठंडी नजरों से देखा। अनगिनत जियान गैंग उसके बैकहैंड पर मार रहे थे। धमाका धमाका धमाका। एक दर्जन से ज्यादा लोग इन अनगिनत तलवारों से बस ब्लॉक हो गए थे। एक मजबूत जियान गैंग, कम से कम एक बीच की गहरी टेक्निक। यह आदमी, इतनी उभरती हुई सच्ची एनर्जी, एक आधा स्टेप डोंगकसुआन कल्टीवेशन बेस है। उनके डरावने पल में जियाओ यी ने एक बार फिर गु चांगफेंग के चेहरे पर वार किया। उसने कहा कि वह गु चांगफेंग का मुंह फाड़ने वाला है। हट जाओ। अगले ही सेकंड जियाओ यी ने गु चांगफेंग को उठाया और आराम से फेंक दिया। मास्टर चांगफेंग, एक दर्जन डॉगलेग्स ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। तुम। जियाओ यी, गु चांगफेंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके मुंह से पानी बह रहा है। पफ, उसने जोर से थूका और उसके मुंह से खून का एक कौर निकला, जिसमें कई टूटे हुए दांत भी मिले हुए थे। जियाओ यी ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, याद रखना, इस बार बस एक सबक है। अपने मुंह का ख्याल रखना, नहीं तो अगली बार यह कुछ दांत खोने जितना आसान नहीं होगा। उसके बाद जियाओ यी मुड़ा और पहाड़ के गेट की ओर चल दिया। यंग मास्टर चांगफेंग। एक दर्जन लोगों ने चिंता से कहा, आपने अभी यी लाओ को गाली दी और जियाओ यी ने ऐसा रिएक्ट किया। दोनों को डर है कि रिश्ता अजीब है। मैंने सुना है कि मिस्टर यी इन दिनों उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में गाइड कर रहे हैं। लगता है यी लाओ उसके मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हैं। तुम्हें किस बात का डर है? गु चांगफेंग ने अपने मुंह में दर्द और मुंह से मछली जैसी बदबू सहते हुए चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए। मैं अब अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर के दरवाजे पर वापस जाऊंगा। मैं जियाओ यी को जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। फिर जियाओ यी ने जाहिर तौर पर मुझे घायल करने के लिए 3 बिना सोचे समझे तरीकों का इस्तेमाल किया। जब मैं अंदर के दरवाजे पर वापस आऊंगा तो मैं मिन जियांतांग के एल्डर को बताऊंगा कि यह जियाओ यिशेंग मार्शल नहीं है और उसके तरीके घटिया हैं। उसे एक गंभीर जुर्म के लिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दर्जनों लोग शर्मिंदा थे। जाहिर है वे सब जानते थे कि जियाओ यी ने अपनी असली काबिलियत से गु चांगफेंग को हरा दिया था। लेकिन क्या गु चांगफेंग का चेहरा सख्त था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बाहरी ग्रुप का कोई चेला मेरे अंदरूनी ग्रुप के चेले से बेहतर नहीं हो सकता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तलवार हॉल के बड़े आदमी के गाइडेंस में जियाओ यी से कमतर हो जाऊंगा, जिसे सिर्फ 2 दिन के लिए एक बेकार बाहरी गेटकीपर ने गाइड किया था? हिम्मत मत करो। करीब दर्जन भर लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और उन्होंने हिम्मत नहीं की। अगर वे अब भी इस बात पर जोर देते हैं कि जियाओ यी असली स्किल्स पर भरोसा करता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि तलवार हॉल का बड़ा आदमी बूढ़े ही जितना अच्छा नहीं है? हम हिम्मत न करने के लिए माफ करना, गु चांगफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। बाद में तुम मेरे पीछे अंदर के दरवाजे तक आओगे। तुम्हें पता है क्या कहना है। खुली चुनौती में जियाओ यी ने चुपके से मुझे धोखा देने के तरीके इस्तेमाल किए। चोट पहुंचाना सच में एक बहुत बड़ा जुर्म है और किसी भी जुर्म के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सब लोग मास्टर चांगफेंग की बात सुनते हैं, एक दर्जन लोगों ने आदर से कहा। जियाओ यी को गु चांगफेंग और दूसरों की बातें नहीं पता थीं, वह पहले ही गेट से निकल चुका था। बेशक अगर उसे पता भी होता तो वह चिंता नहीं करता। स्वर्ग विभाजन तलवार संप्रदाय गु चांगकों के बस की बात नहीं थी कि वह एक हाथ से आसमान को ढक ले, और यह कोई काला और सफेद संप्रदाय भी नहीं था। स्विश विश विश। उछलते कदमों से जियाओ यी जंगल में सरपट दौड़ा। 300 मील के दायरे में अगर वह धीरे चलता तो भी उसे समय लगता। वह यह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब वह उड़ रहा था तो उसे पता नहीं था कि उसके पीछे दूर से हमेशा कोई उसे घूर रहा था। आंखों का मालिक यी लाओ है। यी लाओ के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, जिसके चेहरे पर हमेशा बिना लहरों वाला चेहरा रहा, और उसकी आंखें अभी भी दूर सीधे उसे ही देख रही थीं।
हाँ, दूर जियाओ यी जो उड़ रहा था अचानक रुक गया। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई उसे देख रहा है। बेशक अपनी ताकत से उसे बुढ़ापा बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए, क्या बूढ़ा होना आसान नहीं है। यह अजीब बूढ़ा आदमी हमेशा मुझे अंधेरे में देखना पसंद करता है। यह एक बुरा टेस्ट है। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर से चल पड़ा। पीछे दूर यी लाओ की आकृति हिली नहीं है, बस उसे बेपरवाही से देख रही है, घूर रही है और बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर बाद अचानक हवा से दो आकृतियां प्रकट हुईं और उसके बगल में गिर गईं। आने वाले व्यक्ति को देखकर एल्डर ही हिले नहीं और बेपरवाही से बोले, बड़े एल्डर और 3 एल्डर्स को देखो। यहाँ जो व्यक्ति था वह असल में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के 10 एल्डर्स में से दूसरा था। बड़े एल्डर की दाढ़ी और बाल सफेद थे, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी साधना का लेवल साफ तौर पर बहुत ऊंचा था। तीसरा एल्डर, जिसका चेहरा अच्छा था, साफ तौर पर एक मिलनसार इंसान था और वह मेडिसिन हॉल का एल्डर था। इस समय उन दोनों ने ही लाओ की बातें सुनी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मुस्कान और शर्मिंदगी भी दिखाई। 11 तुम हमें भाई कहो, क्या यह इतना मुश्किल है? एल्डर कड़वाहट से मुस्कुराया। बूढ़े यी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस जियाओ यी की पीठ को देख रहा था जो बहुत पहले चला गया था। उसकी आंखें वहां से हटी ही नहीं। जब तक जियाओ यी पूरी तरह से जंगल से बाहर नहीं निकल गया, तब तक उसने अपनी नजरें नहीं हटाई और उसका शरीर तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और वह पहले ही जा चुका था। जाने से पहले उसने दोनों बुजुर्गों को नमस्ते भी नहीं कहा। अरे, बुजुर्ग ने आह भरी और फिर दिलचस्पी से पूछा, 11, लेकिन मैं कई सालों से नहीं हंसा हूं। वह लड़का कौन है? क्या वह स्वॉर्ड स्कूल का शिष्य है? तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, उस लड़के का नाम शियाओ यी है, वह बाहर का शिष्य है। इस महीने 11वां उसे गाइड कर रहा है। गाइड बुजुर्ग साफ तौर पर हैरान रह गया और बोला, 11वां सच में शिष्यों को गाइड करता है? हाँ, तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मुझे भी पहले यह अजीब लगा था और मैंने इसे कुछ बार छिपकर देखा है। जब मैं उस लड़के के साथ था तो इतने सालों में जितनी मुस्कानें मैंने नहीं देखी, उससे कहीं ज्यादा मुस्कानें मुझे मिली थीं। बाद में मैंने लड़के के बारे में पूछा और मुझे समझ आ गया। यह कहकर तीनों बुजुर्गों ने डिटेल में बात की। यह सुनकर बुजुर्ग हैरान रह गया। कोई हैरानी नहीं, तीनों असेसमेंट पहले वाले हैं। उसमें केंडो में बहुत टैलेंट है और मेडिसिन को रिफाइन करने में जीनियस है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत घमंडी और आजाद है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने 11th सेशन को पसंद किया और उसे एक बहुत ही अनोखे लेवल तक गाइड किया। अरे, तीसरे बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, साल का 11th भी केंडो और मेडिसिन को रिफाइन करने का कॉम्बिनेशन था। इसे शुआंगजू कहा जा सकता है, बेशान काउंटी का पहला टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट। अगर उस समय वे चीजें नहीं होती तो 11 कभी वैसा नहीं होता जैसा आज है। मुझे डर है कि यह यानवू किंगडम में एक मशहूर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाता। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस समय की उन नाइंसाफियों ने 11 का दिल तोड़ दिया था। आज भी वह स्वॉर्ड सेक्ट में है। सिर्फ एक चीज जो उसे परवाह कराती है, वह है स्वॉर्ड सेक्ट की अगली पीढ़ी, वे युवा शिष्य। ऊपर आखिरकार स्वॉर्ड सेक्ट से दोस्ती बनाए रखना है, नहीं तो मैं जल्दी चला जाऊंगा। वैसे यह नौजवान बिल्कुल वैसा ही है जैसा जवानी में था, उसी घमंड और आजादी के साथ, और वही कमाल का टैलेंट। बस बात यह है कि यह वही गलत बर्ताव है। 11वीं पसंद ने इतने सालों तक मेरे दिल को छुपाया और मेरा दम घोंटा। इस नौजवान, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसे जीनियस का भविष्य शानदार होना चाहिए। उन दोनों ने अतीत को याद करके इमोशन होकर आह भरी। अचानक तीनों बुजुर्गों ने कहा, वैसे लगता है जियाओ यी को चांगकोंग से कुछ नफरत है। झांगकोंग? चौथे बुजुर्ग का शिष्य बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई और कहा, इस आदमी में अच्छा टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती से इसका गुस्सा बहुत बुरा है। यह तुम्हारे दरवाजे के नीचे ये मिन से कहीं ज्यादा बुरा है। तीसरे बुजुर्ग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम चौथे बुजुर्ग की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानते हो और तुम कमियों को बचाने के लिए मशहूर हो। मुझे डर है। उसे रोकने दो, बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। 11 स्कूल के अंडर सिर्फ एक चेला है, लेकिन उसके अंडर कई चेले हैं, इसलिए मैं 11 चेलों को तकलीफ नहीं दे सकता। यह तीसरे बुजुर्ग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। चौथा बुजुर्ग बहुत चिड़चिड़ा है, चलो इस बारे में बात करते हैं। हम्फ बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें जाना पसंद है? दवा को रिफाइन करने का 11वां तरीका तुमसे बेहतर है और तुम्हें मदद के लिए हमेशा उसके पास जाना होगा। और मुझे तलवार वाले ग्रुप की चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे 11 गैंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में 10 बुजुर्ग और 8 बुजुर्ग अंदर के दरवाजे और एक हॉल के इंचार्ज हैं। सिर्फ 3 बुजुर्ग ही मेडिसिन हॉल और फायर हॉल के इंचार्ज हैं। जहां तक बड़े बुजुर्ग की बात है, कहा जाता है कि उन्होंने कई साल पहले इन बातों को नजरअंदाज कर दिया था। वह तभी दिखेंगे जब तलवार फैक्शन में कुछ बड़ा होगा जिसे उनकी जरूरत है। लेकिन इज्जत और कल्टीवेशन के मामले में यह बाकी 9 से कहीं बेहतर है। जंगल के बाहर जियाओ यी दौड़ा। वह काम जल्दी खत्म करने का इंतजार नहीं कर सका। वह चीज कितनी पावरफुल है जिसे एक्सचेंज करने के लिए 5000 तलवार पॉइंट्स चाहिए। सोचने पर कम से कम यह ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स के लेवल का ही खजाना है।